कल जो रह गया था वो फटाफट कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको कुछ फटाफट करने वाले सवाल बता रहा था, वार्म अप क्वेश्चन, कि जैसे ये रॉड है, वो सॉरी रॉड तो ये है, ये हैंगिंग वॉल है, रूफ, उस पे ये रॉड लटकी हुई है। तो यदि इस पे मैं 10 न्यूटन फोर्स लगाऊं तो ऑब्वियसली इसका जो मोशन होगा जो वो इस तरीके से होगा, ऐसे डॉट डॉट कर देता हूं इसे, मतलब ये रॉड ऐसे घूमेगी। यदि कोई रॉड ऐसे लटक रही है, ऐसे लटक रही है, और इस पे ऐसे फोर्स लगाऊं तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। और फिर टॉर्क ऑफ एफ, फॉर्मूला होता है एफ इंटू डी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यदि फोर्स और फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन देखोगे तो यही भाई साहब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रोल प्ले कर रहे हैं। तो फोर्स भी सवाल में 10 है और डी वो भी सवाल में 10 है, तो 100 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, यदि सिस्टम पर, और मैंने आपको एक बात बताई थी, एक फोर्स और होती है यहाँ पे, लेकिन उसका टॉर्क नहीं आ पाएगा, ओके अबाउट, ओके अबाउट, ओ माने ओरिजिन, ठीक है, क्योंकि जिस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन खुद ओरिजिन से पास करे उस फोर्स का कोई टॉर्क बनता नहीं उस ओरिजिन के अबाउट। अब मान लो ये फिगर है, अब इस पे दो फोर्स लग रही है, इस रॉड पे एक ऐसे लगा रहा है नीचे, एक बीच में लगा रहा है, यहां लग रही है 5 न्यूटन, यहां लग रही है 10 न्यूटन। तो टॉर्क ऐसे नहीं कैलकुलेट होता कि 10 और 5 15 फिर 15 का निकाले, नहीं, टॉर्क कैलकुलेट होता है टॉर्क ऑफ F1, पहले F1 का टॉर्क निकालो, एक्टिंग करो, सिर्फ आपको ये दिख रहा है, सिर्फ ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, इसको दुबका लेना है ना। तो जब ये दिख रहा है तो ये जो नीचे लग रहा है ये इस रॉड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, फॉर्मूला लगेगा टॉर्क बराबर F इंटू डी, वही लगेगा, पर फोर्स का नाम F1 है और डिस्टेंस का नाम D1 है। तो F1 कितनी है 10 और D कितनी है 10, तो ये 100 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। लेकिन अभी रुको रुको रुको, अभी सिस्टम पर एक फोर्स और है, वो भी टॉर्क पैदा कर रही है। तो टॉर्क ऑफ F2, ये क्लियर करना पड़ेगा, आप किसका टॉर्क निकाल रहे हो। तो टॉर्क ऑफ F2, अब एक्टिंग करो, आपको ये नहीं दिख रहा, तो भाई फॉर्मूला लगा दो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये जो लेंथ है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का भी काम कर रही है, ठीक है। तो फोर्स F इंटू डी, F2 D2, FD लग रहा है, F5 है, ये 5 है, 25, क्योंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज है तो दोनों टॉर्क जुड़ जाएंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल, यहाँ पे क्लास हमारी हो नहीं पाई थी, इसको करते हैं। मान लो ये रही रॉड, यदि ये 10 न्यूटन एज इट इज लगा रहे, अब फटाफट समझना, ये 10 न्यूटन आपकी क्लियर नहीं आ रही क्या बेटा, सब आ रहा है, क्लियर आ रहा है बेटा, ऑडियो वीडियो मेरे एंड से सब आ रहा है क्लियर बेटा, वॉइस में कोई दिक्कत आ रही है आप में से किसी को, निकिता को आ रही है, सब क्लियर है बेटा, सब क्लियर है। तो ये 10 न्यूटन, सपोज करो ये F1, ठीक है, F1 ये फोर्स 10 न्यूटन लग रही है ऐसे, अब ये वाली फोर्स में ऐसे कर दूं, डिस्टेंस वही रहने देता हूं, ये वाली फोर्स मैंने 5 न्यूटन बस इधर की बजाय इधर लगा दी। तो आप थोड़ा सा सीखे तो सही कि अब क्या क्या परिस्थितियां बन सकती हैं, तभी तो मैं आपको थोड़े अच्छे सवाल पे ले जा पाऊंगा। तो अब आप बताइए, डिस्टेंस यही लेना, मतलब ये वाली 10 मीटर पे लग रही है, ये 10 मीटर पे लग रही है, और ये वाली 5 मीटर पे लग रही है। तो अब आ जाइए, यदि मैं टॉर्क ऑफ F1, मैं लिख नहीं रहा हूं, सिंपली बोल देता हूं, इसका टॉर्क T1 लिख दिया मैंने, कायदे से ये लैंग्वेज लिखेंगे आप, टॉर्क ऑफ F1, टॉर्क ऑफ F1, तो टॉर्क, इसका टॉर्क निकालें, इसका टॉर्क, तो फॉर्मूला लगेगा F1 T1, फोर्स कितनी है भाई 10, और कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रही है 10, तो ये लग रहा है 100 न्यूटन मीटर। अब आप बताइए, ये रॉड को इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगी ना, ये जो रॉड है, ठीक है, उस पर ऐसी फोर्स हो, तो ये इसको, आप बताइए, मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगी ना, यानी एंटी क्लॉकवाइज। फिर पूरी लैंग्वेज लिखना, मैं केवल काम चला रहा हूं, टॉर्क ऑफ F2, अभी ये भी भाई साहब टॉर्क जनरेट करेंगे। अब ये रॉड लटकी हुई है, फोर्स ऐसे लग रही है, फोर्स ऐसे लग रही है, इधर इधर इधर, समझ रहे हो ना, ऐसे इधर की ओर, तो क्लियर दिख रहा होगा कि ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगी, है ना। ये तो फॉर्मूला लगेगा F इंटू डी, फोर्स है कितनी F2 D2 लिख देता हूं, ये फोर्स 5 है और ये डिस्टेंस कितनी है 5 है, तो ये 25 न्यूटन मीटर पिछली बार की तरह रहा तो सही, लेकिन ये क्लॉकवाइज रहा। फिर जैसे वेक्टर, इसीलिए टॉर्क वेक्टर है। अब आप खुद बताओ, एक किसी चक्की को यूं चलाना चाह रहा है, एक यूं घुमाना चाह रहा है, एक ये, तो फिर तो वही लगेगा ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर में से ये ताकतवर टॉर्क है। अच्छा, टॉर्क का एक नाम और बताना भूल गया मैं, टॉर्क का नाम क्या क्या नाम बताए थे मैंने, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, टॉर्क, एक नाम और है मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, इस नाम को अपनी डिक्शनरी में डाल लीजिए।
बाकी चीजें वही है सब कुछ, बस नाम एक और बताना भूल गया था, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। जो सबसे ज्यादा चलन में नाम आता है वो आता है टॉर्क, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे चलन में नाम है वो ये होता है, पता नहीं कैसे भूल गया मैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। चलिए हाँ, तो बताना अब बताइए अब क्या करना चाहिए। जैसे आपने यहाँ इन दोनों को जोड़ा था, अब यहाँ घटाएंगे, ये 100 एंटी क्लॉकवाइज, 25 क्लॉकवाइज, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो नेट टॉर्क लगेगा, टॉर्क में से टॉर्क घटेगा, मतलब टॉ 1 में से टॉ 2 घट जाएगा, तो 100 में से 25 गए, 75 न्यूटन मीटर और एंटी क्लॉकवाइज। फाइनली ये रॉड जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज ही घूम जाएगी। अब आ जाइए एक और चीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट फटाफट, टिक टिक 1 2 3। शिवेश ये वाला स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए थे ना, ठीक है, इसका और ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आ जाइए, मैं एक सवाल और ऐड कर रहा हूं इसमें, मान लो, देखते चलो बेटा, और फिर मैं बार बार बोल रहा हूं एक फोर्स यहां पे और है, मैं उसको कंसीडर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसने टॉर्क में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रही। फिर एक और सवाल लेते हैं बेटा, बताइए यदि ये 10 न्यूटन है और ये भगवान जाने कितनी है, इसकी वैल्यू नहीं पता, पर ये डिस्टेंस 5 मीटर है और ये 10 मीटर है, और आपसे कहा, इतना तो दिख रहा होगा कि F1 का जो टॉर्क है वो ऐसे घुमाने की कोशिश होगी और इसका जो टॉर्क होगा वो ऐसे घुमाने की कोशिश होगी। अब सवाल ये कि मुझे ये रॉड चाहिए इक्विलिब्रियम में, मैं चाहता हूं कि ये रॉड घूमे ही नहीं। अब यहां इसलिए घूम गई क्योंकि इसका टॉर्क 100 यूनिट का था, इसका टॉर्क मात्र 25 यूनिट का था, तो ये इससे पंगा ले नहीं पाई, लड़ाई तो लड़ी लेकिन हार गई। तो अब आप बताइए, यदि आप चाहते हो, सवाल यदि ये कहता है कि नहीं रॉड घूमे नहीं, रॉड को घूमने से रोकना है, तो भैया टॉर्क ऑफ F1, टॉ ऑफ F1, ठीक है, बराबर होना चाहिए टॉर्क ऑफ F2। इसका टॉर्क और इसका टॉर्क, तो इसको दैट इज टॉर्क 1 और टॉर्क 2 बराबर होने चाहिए। अब बताइए इसका टॉर्क कितना लगेगा, 10 भाई F1 D1 इक्वल टू F2 D2, F1 D1 इक्वल टू, अभी आप हाँ देखते हैं F1 कितना हो गया, ये 10, ये 10, F2 हमें पता नहीं है लेकिन उसकी डिस्टेंस पता है, तो F2 क्या हो गया 20 न्यूटन। यानी यदि आप यहाँ 20 न्यूटन की फोर्स एग्जिट करोगे, अप्लाई करोगे 20 न्यूटन की, तो फिर ये नहीं घूम पाएगी। समझ में आ गया नहीं आ गया, सिंपल है, ये 20 न्यूटन की फोर्स लगाओगे तो नहीं घूम पाएगी, नहीं घूम पाएगी, ठीक है। अच्छा आपने, चलिए वो बाद में बात करूंगा, ये हल्के फुल्के वार्म अप क्वेश्चंस थे, हल्के फुल्के वार्म अप क्वेश्चन। लिवर वाले सवाल किए थे बचपन में, सवाल नहीं किए थे, जानते तो थे, ठीक है। अच्छा यहां पर एक चीज नोटिस करिए, चलिए एक एवं चीज बताता हूं आपको, जैसे आप लिवर वाला सीन करते हो ना, जैसे यूं करके डंडा फंसा के और पत्थर होता, आपने देखा होगा, ये लिवर यहाँ पे डंडा फंसा दिया और ये पत्थर है ना, इसको इजी, एक भारी पत्थर को हम हल्के अंदाज से कैसे उठा लेते हैं, देखिए आप टॉर्क का कॉन्सेप्ट समझिएगा। भाई आपने देखा होगा, यूं डंडा फंसाया, यहाँ पे लिवर है, लिवर ही बोलते हैं ना, आपके लिए क्या पढ़ के आए हो, फ्रलक्रम क्या, जो चलो जो भी है, ठीक है, डंडा फंसाया और उठा दिया, तो आपको यहाँ फोर्स नीचे लगानी पड़ेगी कि नहीं, बताओ, इसमें फोर्स ऐसे लगानी पड़ेगी तभी तो ये उठेगा, सोच के देखिए। और मान लो ये नीचे, इस पे कुछ ना कुछ फोर्स है ही, ये भी नीचे लग रही है mg, मान लो इस फोर्स का नाम F2 लिख दिया मैंने, और आपको F1 लगानी पड़ेगी। अब आपको एक अच्छी चीज बताता हूं कि क्या फिजिक्स है इसमें। मान लो आपने इसे उठाने में कामयाबी पा ली, आपने कामयाबी पा ली, ठीक है, F1 फोर्स लगा के, और इधर जबकि F2 लग रही थी नीचे, है ना, इसमें F2 लग रही थी और आपने F1 फोर्स लगा के कामयाबी पा ली। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि यदि आपको इसे उठाना है, कंफर्टेबली उठाना है, तो ये जो डिस्टेंस D1 है इससे ज्यादा होती है ये डिस्टेंस D2, ये डिस्टेंस हम ज्यादा रखते हैं, बराबर नहीं रखते। अब इसका एडवांटेज बताता हूं, एडवांटेज बताता हूं कि ये ज्यादा क्यों लेते हैं, ये ज्यादा क्यों लेते हैं। तो बेटा इसको ज्यादा, अब आप बताइए, सपोज करो आप इस स्थिति से इस स्थिति में ले आए, आपने इस पत्थर को उठा लिया, तो बताना पत्थर तो इसको, इस रॉड को ऐसे घुमाना चाह रहा होगा, बोलो, सोचो, यदि मैं यहाँ हाथ छोड़ दूं, इससे ये वाली फोर्स हटा दूं, तो ये इसको, इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, नहीं ये तो क्लॉकवाइज, ये तो क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है ना, क्लॉकवाइज, और पत्थर हटा दूं, केवल ये वाली ताकत दिखाऊं, तो ये इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है, समझ गए, ये जो फोर्स है वो ऐसे घुमाना चाह रहा है, ये ऐसे घुमाना चाह रहा है, इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं। तो बताना, यदि मैंने इसे रोक रखा है, तो ये वाला टॉर्क, इसको D1 लिख देता हूं, D1 D2, क्योंकि मैंने F2 लिखा है तो D2,
तो बताना F1 D1 इक्वल टू F2 D2 होगा ना। यदि इसे रोक रखा है मैंने, मतलब ना मैं ऐसे नीचे घूमने दे रहा हूं ना ऊपर घूमने दे रहा हूं, ना मैं ऐसे नीचे घूमने दे रहा हूं ना ऊपर घूमने दे रहा हूं, तो इसका मतलब यदि मैंने रोक रखा है तो F1 देखो बताइए ये क्या चीज है, फोर्स, और ये क्या चीज है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द ओरिजिन। बताओ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या नहीं। ऐसे ये क्या चीज है, फोर्स, और ये क्या चीज है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो F1 D1 F2 D2 बराबर हो जाते थे। तो यहां से अब देखिए, यहां से आपको इसकी फिजिक्स पता चल जाएगी कि क्यों ऐसा करते हैं हम, कि जब डंडा फंसा के उठाते हैं तो ये वाली साइड लंबी क्यों रखते हैं। तो यहां से बताइए F1 अपॉन F2 कितना आ गया, F1 अपॉन F2 आ गया D2 अपॉन D1, F1 अपॉन F2 इक्वल टू D2 अपॉन D1। अब आप बताइए फिगर में सिंस D2 बड़ा है या D1 बड़ा है, यानी D2 D1 से छोटा है कि नहीं, छोटा रखा है। D2 ये जो लेंथ है वो D1 से छोटी रखी है हमने, D2 D1 से छोटी रखी है, D2 D1 से छोटी रखी है। तो इसका मतलब इसको इधर लाओ, तो D2 अपॉन D1 का जो रेशियो होगा वो 1 से कम आएगा, D2 अपॉन D1, ठीक है ना। यहां पे भाई इसको इधर लाओगे तो 1 बचेगा। अब D2 अपॉन D1 1 से छोटा है, तो फिर D2 अपॉन D1 जिसके बराबर है, किसके बराबर है ये, F1 अपॉन F2, वो भी 1 से छोटा होगा। बोलो अब F2 को इधर ले जाओ। अब समझिए क्या मतलब हुआ, यानी ये है F1 जो हमने यहां लगाई है, ये क्या है, कम, ये यानी कम ताकत लगा के भी आप इसको उठा पा रहे हो। समझिए, यदि आप, मैं यही कह रहा हूं, यदि आप ये वाली डिस्टेंस ज्यादा रखोगे ना, ये वाली डिस्टेंस, तो आप कम ताकत लगा के भी इसको उठा लोगे। इसको मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं इस चीज को, कि जितनी ताकत से वो ये घुमा रहा है, जितना पत्थर ये है, जितना पत्थर का वजन है, आपको उतनी ताकत नहीं लगानी, पत्थर का वजन से कम ताकत लगा के भी इसे घुमा लोगे, उठा लोगे। समझ में आया या नहीं आया। एक्चुअली सीधी सी बात है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू डी। समझिए, यदि आप इसे ज्यादा कर दोगे, ये वाला फैक्टर ज्यादा कर लोगे, आप ऐसे समझिए, तो ये कम करके भी बढ़िया टॉर्क, ये कम करके भी टॉर्क जनरेट कर सकते हो। यदि ये भाई साहब को ज्यादा ये वाला ज्यादा कर रहे हो, भाई एक बात बताओ, मैच खेल रहा है, कोई टीम बनी हुई है, यदि कोई एक प्लेयर बढ़िया खेल जाए तो दूसरा कम रन भी बनाए तो भी काम चल जाएगा ना, स्कोरिंग हो जाएगी। F इंटू डी है। यदि अब आप बताइए इसका डी ज्यादा है, इसका इतने हिस्से का डी ज्यादा है, टॉर्क 1 टॉर्क 2 बराबर होना चाहिए, इसका टॉर्क बराबर होना चाहिए। अब टॉर्क का फॉर्मूला इसका F1 D1, अब दूसरे तरीके से समझो, इसका F2 D2, इतने हिस्से का टॉर्क में डी ज्यादा है, तो ये ज्यादा है तो ये कम होके भी काम चल जाएगा। समझ में आया या नहीं। इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, चंटपना, चालाकपना, ये चीज। चलिए अब आपको थोड़े से लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़े अच्छे सवाल कराऊंगा इस वाले फॉर्मूले पे। जनरली स्कूल में कराते नहीं है, पर आपकी जिम्मेदारी है। एक मिनट बेटा, वो एनसीईआरटी देना मुझे, वहां से नीचे रखी होगी, है ना, एक मिनट। हाँ ये इसके ऊपर वाली फटी सी जो है, हाँ ये एनसीईआरटी, ठीक है। तो चलिए सवाल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन बेटा बढ़िया आ गया है। पहला ही क्वेश्चन है पेज 162 पर, पेज 162 पर बॉनी आपके अच्छे सवाल से होगी। एग्जाम्पल 7.8, बेटा ये मान के चलिए, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने प्रैक्टिस कराई थी ऊपर, जो मिटा दिया है जस्ट अभी से, इससे पहले वाला, वो थी घर पर चल। समझ गए, का घर पर चल बिना मात्रा के। अब अच्छा खासा निबंध आने वाला है आपके लिए, ठीक है। चलिए, अब मेटल बार 70 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल 7.8 है, एक मेटल बार है, ऐसी होगी मेटल बार, 70 सेंटीमीटर लंबी है और 4 किलो का उसका मास है। सपोर्टेड ऑन 2 नाइफ एजेस प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड। एक रॉड है, ठीक है, 70 सेंटीमीटर। ये सवाल को ढंग से समझना, और इस सवाल से हिल गए तो फिर आज का कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आएगा। मैं ये नहीं डरा रहा हूं कि ये समझ में नहीं आएगा, बस आपसे ये चाह रहा हूं थोड़ा कंसंट्रेशन देना, वो मेरी जिम्मेदारी है, समझाने का काम तो मेरा है ना। ये ऐसे टिका हुआ है, जैसे आप ऐसे समझ लो, ये रॉड मैंने 2 उंगलियों पे ऐसे टिका ली, क्लियर है, ऐसे टिका लिए, तो ऐसे करके ये रॉड कहीं पर टिका दी है ऐसे करके, और ये टोटल जो रॉड की लेंथ है वो 70 सेंटीमीटर है, और 10-10 सेंटीमीटर ये बाहर निकला हुआ है, ठीक है। ऑन 2 नाइफ एजेस प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड, मतलब ये 10 सेंटीमीटर बाहर निकला है, ये
इतना हिस्सा, ये 10 सेंटीमीटर बाहर निकला हुआ है और टोटल लेंथ 70 सेंटीमीटर रॉड की, टोटल जो लेंथ है ना वो 70 सेंटीमीटर है। अच्छा अब ये, अच्छा लास्ट वाली लाइन पहले पढ़ लीजिए, एज्यूम द बार टू बी अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड होमोजीनियस। इस वर्ड का मतलब ये कि आप ये रॉड ना यूनिफॉर्म तरीके तमीज की रॉड मानोगे, ऐसी रॉड नहीं है। समझ गए? बताइए तो इस सवाल, ऐसी नहीं है, ऐसी है, इससे क्या फायदा हमें मिलने वाला है? इससे फायदा मिलने वाला है कि इसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा, क्योंकि यार ये उल्टी सीधी बॉडियों का सेंटर ऑफ मास थोड़ी नहीं बीच में होता। मैंने एक डायलॉग आपको सेंटर ऑफ मास के समय पढ़ाया था कि जो रेगुलर बॉडीज होती हैं, जो यूनिफॉर्म बॉडीज होती हैं, उनका सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर आता है। अब ये जो रॉड है, इसका जो वजन है वो कितना है? 4 kg। तो अब 4 kg अब पूरी रॉड का ही वजन है। अब बताओ, वजन तो पूरी रॉड का है 4 kg, इतने हिस्से का भी वजन है, इतने हिस्से का भी वजन है, यदि मैं इसमें से इतना काट दूं उसमें भी कुछ ना कुछ वजन है, तो वो 4 kg इस रॉड का वजन कहां दिखाऊं कि कहां? तो ऐसी सिचुएशन में जब बॉडी की डायमेंशन अच्छी खासी हो, तो फिर बॉडी का वजन हम उसके सेंटर ऑफ मास पे दिखाते हैं। क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच आएगा ना, तो वो जो मास है वो यहां दिखाएंगे। क्लियर है? समझ गए कि नहीं? मेरी बात समझिएगा, वजन तो पूरी रॉड का है, वजन तो पूरी रॉड का है, तो वजन हम दिखाए कहां? तो हमेशा यदि बॉडी की डायमेंशन अच्छी खासी हो जाए तो हम बॉडी का जो वेट है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास पे दिखाते हैं। ठीक है, इसमें भी सेंटर ऑफ वेट मास पे दिखाएंगे, पर इसमें सेंटर ऑफ मास हमें पता नहीं है ना। इसमें हमें पता है सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा। तो इस रॉड का वजन कितना था? 4 kg। तो आप अलाउ करो तो m इंटू जी, समझिए, एम जी, एम की जगह 4 लिख दो, एम जी 4g। ठीक है, यानी इस रॉड का वजन हो गया। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है? एक और वेट है, 6 kg वेट इज सस्पेंडेड एट 30, और आप ठीक है ना, एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, एक एंड से। अच्छा ये बताइए ये दूरी कितनी होगी फिर? मेरी जो दोनों उंगलियों को देख के बताओ, ये तो फिर 35 होगी ना, जब टोटल लेंथ 70 है तो ये 35 होगी, तो ये 35 होगी। 35 कहां से कहां तक? यहां से यहां तक ये। अब सवाल क्या कह रहा है कि किसी एक एंड से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यहां एक 6 kg का वजन और लटका दिया। 6g, समझना, mg लिखूंगा ना मैं, यहां भी mg लिखूंगा। इस m की वैल्यू यहां पे वजन लटका दिया, ऐसे लो, ऐसे लटका दिया, एक अलग से वजन रख दिया। जैसे सपोज करो मेरी 2 उंगलियों पे ऐसे करके रॉड थी, ये तो थी, ठीक है, उसके बाद किसी ने यहां पर एक वजन और रख दिया, यहां पे ऐसे करके वजन और रख दिया, यहां पे ऐसे। सिचुएशन समझ में आ गई? मैंने रख दिया है, उसमें लटका दिया है, और कोई अंतर नहीं है, बस ये सिचुएशन है। अब मेरी बात सुनना, इस सवाल के दौरान मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि यदि ये रॉड, ये जो अलग से मास अटैच किया है वो नहीं लगाया होता तो क्या सीन होता, और जो अलग से मास अटैच कर दिया है तो अब क्या सीन होगा। ठीक है, ये अब हम इस सवाल में निकालने जा रहे हैं। इस समय ये सिचुएशन है, लेकिन मैं इसमें एक फ्री में, ठीक है, एक चीज और बता दूंगा, यदि ये नहीं लटकाया होता तो क्या सीन देखने को मिलता। तो इसका वजन कितना है बेटा? 6 kg। तो आप मुझे अलाउ करो तो 6g, मैंने 6 ग्राम नहीं लिखा, ये 4 ग्राम नहीं लिखा, ये mg, एक m 6 है और एक m 4 है। क्लियर है? ये 4g खुद रॉड का वजन है जो मैंने उसके सेंटर ऑफ मास पे अटैच कर दिया। मैं इसका नाम ओ दे देता हूं, चलो ठीक है। इस अब आ जाइए, उसने क्या पूछा है? फाइंड द रिएक्शन एट द नाइफ एजेस, फाइंड द रिएक्शन एट द नाइफ एजेस। अब आपको एक चीज बताता हूं, जब हम पहले पढ़ते थे तो जैसे मैंने कोई बॉडी रख दी, तो मैं पहले पास्ट, ठीक है, बताता हूं, ये बॉडी रख दी, बताना इसमें कौन कौन सी फोर्सेस होंगी। एक तो mg, और एक कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन होगी या नहीं होगी? कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, ये किसने लगाई है? ये इसने लगाई है जो इसके साथ टच में है, कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर? और यदि ये चलने की कोशिश कर जाएगी तो फिर फ्रिक्शन भी होगा। चलो मैं ये कह रहा हूं चलने की कोशिश नहीं कर रही, रेस्ट पर है ये, तो सिर्फ ये तो होगी कि नहीं होगी, बोलो। अब क्योंकि ये रॉड इधर और इधर कांटेक्ट में है, यानी इधर और इधर कांटेक्ट में, तो एक नॉर्मल रिएक्शन यहां होगी रॉड पर N1, और एक यहां होगी N2,
समझने की कोशिश करिए। ये मतलब एक रिएक्शन यहां होगी, एक यहां होगी, क्योंकि ये दो जगह कांटेक्ट में, एक ये नाइफ एज देगा, एक ये नाइफ एज देगा, ठीक है। यदि ये मेरी रॉड है और उंगलियों से मैंने यूं टिका दी उंगलियों पे, तो सुनना, इस रॉड पर इस उंगली की वजह से भी कांटेक्ट रिएक्शन होगी, इस पे भी कांटेक्ट फोर्स होगी, क्लियर है ना। और यदि मान लो मैं कोई वजन इस पर बढ़ाना चालू कर दूं, मान लो जैसे मैं ऐसे करके बढ़ाना चालू कर दूं, तो उंगलियों की रिएक्शन भी बढ़नी चालू हो जाएगी, फील करना। यदि आप यहाँ पे ईंट रख दो तो ये उंगलियों पर ज्यादा प्रेशर लगाएगा, उंगलियां इस पे ज्यादा प्रेशर लगाएंगी। लेकिन वजन ये जो अलग से अटैच किया है वो इसके पास है और इसके दूर है, तो आप देखने वाले हो ये ज्यादा आएगा, इसका रिएक्शन भी ज्यादा आएगा, आप देखना सवाल के दौरान। और सवाल के दौरान ये भी दिखाऊंगा कि यदि ये वजन नहीं लटका होता तो N1 N2 बराबर आते, क्योंकि तमीज से यूनिफॉर्म रॉड है, 10 इधर बराबर निकल रही है, यूनिफॉर्म रॉड है, बराबर निकल रही है, तो ये N1 N2 बराबर आते किस केस में, यदि ये अलग से नहीं लटकाया होता तो। लेकिन क्योंकि इसमें लटकाया है तो अभी तो जैसा सवाल है वैसा करेंगे। ये 6 kg इंटू जी, तो सवाल ने ये पूछा है N1 निकालिए, सवाल ने पूछा है N2 निकालिए, ये पूछा है सवाल ने। और घबराना मत बेटा सवाल, ठीक है, ये दो चीज निकालनी है। क्या सवाल समझ में आ गया या नहीं आ गया, कि एक रॉड है, कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं कि कहां का नाइफ फेसेस है, ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका खुद का वजन उसके सेंटर ऑफ मास पे होगा, और जो अलग से लगाया है उसकी भी पॉइंट दे दिया कि कहां लगाया है। अब उसने बोला है N1 और N2 निकालो, तो हमारे मैथ का नियम क्या कहता है, मैथ का नियम कि यदि आपको किसी में दो चीजें निकालनी है तो दो इक्वेशन आपको ढूंढनी पड़ेंगी, आपको दो इक्वेशन ढूंढनी पड़ेंगी, तभी N1 और N2 निकलेंगे। अच्छा, अब इससे पहले इस सवाल को यहां रोक लेता हूं, उससे पहले आपको एक सीख बताता हूं, एक सिचुएशन बताता हूं। देखिए, अब इसको थोड़ी देर बात करेंगे, 5 मिनट लग जाएंगे यहां पे आने में। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं पहली। यदि ये कोई रॉड है, ठीक है, मैंने इस पर एक फोर्स ऐसे लगा दी और एक फोर्स उतनी ही इधर लगा दी, तो आप फील करिए कि यदि एक रॉड है और इस पर एक जितनी फोर्स इधर है उतनी इधर लगा दी, तो ना तो इस पे नेट, बताइए इस पे नेट फोर्स कितनी हुई, इस फिगर में नेट फोर्स 0 हो गई, क्योंकि जितनी उधर उतनी इधर, और नेट टॉर्क भी 0 ही हुआ, क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं ये इस अंदाज में नहीं लग रही कि रॉड को रोटेट कराए, टॉर्क महसूस कराए। लाइन ऑफ एक्शन आप देख लीजिए, नहीं है, ये टॉर्क नहीं घुमा रही, ये टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर सकती, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए बल के साथ बुद्धि भी चाहिए, बल के साथ बुद्धि भी चाहिए, तो यहां बल का प्रयोग हो रहा है लेकिन बुद्धि नहीं हो रही, तो टॉर्क को नहीं आएगा। और फोर्स क्यों 0 हो गई, क्योंकि जितनी इधर उतनी इधर। तो यदि किसी सवाल में किसी सिस्टम पर नेट फोर्स भी 0 हो, नेट टॉर्क भी 0 हो, तो हम उसे बोलते हैं कंप्लीट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, कंप्लीट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। हालांकि आलसी पने में बाद में इक्विलिब्रियम बोल देते हैं, लेकिन हम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा। केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे भी इक्विलिब्रियम आता है, तो वो केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। फिलहाल हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन अब ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की शर्त भी है, यदि किसी सिस्टम पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों ही 0 हो तब वो सिस्टम इक्विलिब्रियम बोला जाता है। दूसरी चीज, अब मैं आपको एक सिचुएशन ऐसी दिखाता हूं, ये रॉड, सेम रॉड, यदि मान लो इस रॉड पर मैं इधर 2F फोर्स लगा दूं, 2F दुगनी, और इधर मात्र F ही रहने दूं, तो अब गौर से सुनना, ये रॉड ना इधर खिसकने लग जाएगी, लेकिन घूमेगी फिर भी नहीं, घूमेगी फिर भी नहीं, क्योंकि घुमाने के लिए हमने बुद्धि नहीं प्रयोग करी, ताकत का प्रयोग कर लिया। तो इसलिए इस सिस्टम पर पता ना 2F इधर F इधर, तो ये इसमें जैसे कैंसिल होगी तो इसमें थोड़ी नहीं कैंसिल होगी। तो नेट फोर्स के बारे में क्या कमेंट है, 0 नहीं है, 0 नहीं है। और नेट टॉर्क के बारे में क्या विचार है, सर वो तो अभी भी 0 है। तो इसको बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। ये कंप्लीट था जब दोनों ही 0 थे, लेकिन ये 0 नहीं है, ये 0 है, इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम। एक और को बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम, वो भी सुन लीजिए। फिर से ये रॉड,
बताना इस पर एक फोर्स मैंने ऐसे लगाई और एक फोर्स ऐसे लगाई, इस समय सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे, नेट फोर्स 0 है। लेकिन ये दोनों ही फोर्स ऐसी है जो टॉर्क घुमाएंगी, टॉर्क 0 नहीं है। देखो कैसे, धीमे धीमे समझना। इधर वाली फोर्स देखना, मान लो मैंने बीच में पकड़ रखा है, इमेजिन करो, तो ये फोर्स इसको कैसे घुमाना चाह रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सोचो, आपके फ्रेम में देखिए, आप देखिए कि ये कैसे घुमाने की कोशिश हो रही है इसको। ये वाली जो फोर्स ऊपर की ओर लग रही है, ऊपर की ओर लग रही है ना, मैं भले ही नीचे से लगा रहा हूं लेकिन लग तो ऊपर ही हो रही है ना, तो ये इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है। क्लियर है ना? यानी इस फोर्स का जो असर है, जो मैं यहां से लगा रहा हूं, वो इस रॉड को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगी। समझ गए ये चीज? अच्छा, इसकी कोशिश देखते हैं। ये नीचे लग रही है, ये कैसे घुमाने की कोशिश कर रही है? ठीक से, ये भी क्लॉकवाइज घुमा रही है, ये वाली फोर्स भी। सोचो, मान लो बीच में मैं कहीं ओरिजिन ले लेता हूं, उस ओरिजिन के अबाउट ये भी क्लॉकवाइज घुमा रही है, इक्वल ना भी हो तो भी घुमा। अभी आप इस फ्रेम को देखो, इस फिगर में, अब आप बताइए, ये भी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रही है और ये भी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रही है। ये क्या चीज मैं बनाता हूं, ये हल्का सा इशारा बनाता हूं कि देखो ऐसे करके क्लॉकवाइज, और ये इशारा ये भी क्लॉकवाइज। तो अब ये कैंसिल तो नहीं हो सकते ना? क्या लगता है, कैंसिल हो गई ये? अब भाई ये भी ऐसे, अब पता ना, ये तो उल्टा मजा आ गया इसको, दोनों लोग घुमा रहे हैं यूं करके, तो दोनों के टॉर्क जुड़ेंगे या घटेंगे, ये बताओ? तो ये जुड़ेंगे, घटेंगे नहीं, तो टॉर्क 0 आ नहीं सकता ना इसमें। आराम से तसल्ली से सोचिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो ये भी पार्शियल इक्विलिब्रियम है और ये भी अब इन्हें पार्शियल इक्विलिब्रियम क्यों बोला? क्योंकि इसमें दोनों चीज 0 नहीं है और इसमें भी दोनों चीज 0 नहीं है। इसमें दोनों चीज 0 थी, फोर्स भी टॉर्क भी। इसमें क्या चीज 0 है? तो इसको बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम ओनली, रोटेशनल इक्विलिब्रियम ओनली, केवल रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। और इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम ओनली, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम ओनली, क्योंकि फोर्स 0 थी, टॉर्क 0 नहीं था। बॉडी घूमने की कोशिश करेगी, खिसकने की कोशिश नहीं करेगी। इज इट ओके? ये तीन चीज समझ में आई? कंप्लीट फोर्स 0 क्यों नहीं होगी आपके हिसाब से? हाँ, तो किसी सिस्टम पे फोर्स कैसे निकालते हैं? यदि ऊपर 10 न्यूटन हो, नीचे 10 न्यूटन हो, वो जो आप कह रहे हो वो रोटेशनल इफेक्ट है, केवल फोर्स ऊपर 10 न्यूटन, नीचे 10 न्यूटन, तो टोटल अपवर्ड फोर्स, टोटल डाउनवर्ड फोर्स कैंसिल होगी। आप जो सोच रहे हो वो रोटेशनल इफेक्ट सोच रहे हो। रोटेशनल इफेक्ट को टॉर्क से कैलकुलेट किया जाता है। इन दोनों चीजों को यदि आप अलग अलग नहीं समझोगे तो आपको फिजिक्स भसड़ कर देगी। ये अलग चीज होती है, ये अलग चीज होती है। और कल भी मैंने बताया था, एक का 0 होना दूसरे के 0 होने की गारंटी नहीं होगा। एक का 0 होना दूसरे के 0 होने की गारंटी नहीं होगा। अब यहां सामने सबूत है, टॉर्क 0 है, नहीं है फोर्स 0, फोर्स 0 है, नहीं है टॉर्क 0। एक का 0 होना दूसरे का 0 होने की गारंटी नहीं होगा। और लास्ट फिगर, एक लास्ट फिगर डी, जैसे सपोज करो ये रॉड है, मैं यहां पर 2F फोर्स लगा दूं और यहां F फोर्स लगा दूं, इमेजिन करो। मैंने बस, तो बताइए, सोच के देखिए, 2F से F कैंसिल नहीं होगा, तो इसका मतलब नेट फोर्स 0 नहीं है, नहीं है फोर्स, नेट फोर्स 0, क्योंकि कैंसिल टोटल नहीं हो पाया। और यदि मैं यहां पर क्या 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 नेट टॉर्क निकालूं, तो पता ना, ये भी ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये भी ऐसे घुमाने की, बताओ ये कैसा घुमाने की कोशिश है? एंटी क्लॉकवाइज। और ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो नेट टॉर्क भी 0 नहीं आ रहा। इन चारों के अलावा पांचवी कोई सिचुएशन नहीं जनरेट हो सकती। समझ गए? या तो दोनों 0 हो, या ये 0 हो, या ये 0 हो। इन दोनों को पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और जो चीज 0 है उसी के हिसाब से, जैसे इसमें टॉर्क 0 था तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इसमें नेट फोर्स 0 था तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, इसमें दोनों में से कोई भी चीज 0 नहीं थी। अब जो बचे हुए सवाल हैं, कम से कम 2 या 3 क्लास तक चलेंगे, वो इस फैक्टर पे चलेंगे, इस वाले पर, कंप्लीट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। जैसे कि ये रॉड कंप्लीट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, कैसे पहचाना ये कंप्लीट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में? क्योंकि रॉड रखी हुई है, उसने बोला है कि ये रॉड रख दी गई है बस। अब बताना, क्या ये रॉड दाएं बाएं खिसक रही है? सवाल में जब उसने बोला है कि रॉड रख दी है हमने,
तो जब ये दाएं बाएं नहीं खिसक रही तो नेट फोर्स कितना हुआ है इस पे, 0। और ऐसे यदि कोई रॉड रख के चले गए हो आप, तो अपने आप थोड़ी नहीं जादू से घूम जाएगी। तो ना तो ये खिसक रही ना ये घूम रही। तो इस फिगर में भी सिस्टम पर नेट फोर्स, हियर सिस्टम पर नेट फोर्स कितनी है, 0, एंड नेट टॉर्क कितना है, 0। इस वाले फिगर में क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। अच्छा, जो चीज बॉडी रेस्ट पे होती है, जो रेस्ट पे होती है उसमें तो आंख बंद करके ये फिजिक्स लग जाती है, रेस्ट पे होने वाली बॉडी। अच्छा, अब अपना लेवल बढ़ा लेना, मैं बोलूंगा एक चीज शायद समझ में ना आए। यदि कोई बॉडी मोशन में, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पे फोर्स हो ही हो। यूनिफॉर्म मोशन के बावजूद भी फोर्स 0 हो सकती है, यूनिफॉर्म मोशन के बावजूद, और यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन के बावजूद भी टॉर्क 0 हो सकता है। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स। क्या ये बात, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए पहले। चलो अभी मैं ज्यादा भाषण नहीं कर रहा हूं, अभी रेस्ट वाले सवाल कराऊंगा, और जो बॉडी रेस्ट पे होंगी आपके मजे आ गए, ठीक है। उस पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों 0 है। जल्दी से उतने हिस्से का स्क्रीनशॉट मार लो अभी फिलहाल, उतने हिस्से का क्या आपका तो पूरा ही आएगा, ठीक है। नहीं आएगी, शुरू से पढ़ना होता है उसके लिए, नहीं आएगा समझ में, छोड़ उसे, चूल्हे में जान दे, पुरानी बातें भूल जा, ठीक, नहीं आएगा समझ में। बीच में आने का नुकसान ये होना था, ये ठीक है, कोई बात नहीं। अब कुछ सी नहीं समझ में आया ना, ए तो आ गया ना, सारे सवाल ही ए पर है, बस खत्म, सारे सवाल ही ए के लिए हैं। अब मैं यहाँ पे वही बाकी यूट्यूबर की तरह एक ही बात बोल सकता हूँ कि अब आप पुराने वीडियोस देखना, तब जाके ये क्लियर होगा, बीच में से कैसे समझ में आ जाएगी फिर चीजें। हाँ, क्या ये फिगर समझ में आ गया सबको, जल्दी बोलो। क्वेश्चन फिगर है, अभी तो मैंने इसमें कुछ किया भी नहीं है, सॉल्यूशन तो अभी मैंने तो बस फिगर जैसा जैसा सवाल बोलता गया बनाता गया, और ये लाइन समझ में आ गई नहीं आ गई, और इस लाइन को लिखने के लिए कॉन्फिडेंस कैसे आया मेरे में, ये बताओ, जल्दी बताओ। क्या ऐसा मैंने देख लिया कि मैंने ये इसमें क्या देख लिया कि ये फोर्स और नेट टॉर्क 0 है, क्योंकि ये रॉड रेस्ट पर है। जो रॉड या जो दीवार, जो लैडर या जो भी रेस्ट पर है, तो पक्का उस पर तो कुछ है ही नहीं ना। तो आइए, मुझे इस सवाल में N1 और N2 निकालने, और मैथ का नियम कहता है कि यदि 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशंस चाहिए होंगी आपको, तब जाके सॉल्यूशन मिलेगा। तो एक इक्वेशन में इसकी मदद से बनाऊंगा और एक इक्वेशन इसकी मदद से बनाऊंगा। अब तक आप जो पढ़ते थे, जब रोटेशन मोशन नहीं था तो सिर्फ इससे ही बनाते थे, सवाल भी ऐसे ही आते थे सिर्फ, लेकिन अब आपके सवाल, कंप्लीट सवाल ये होते हैं बेटा। इससे पास्ट में पहले इसलिए नहीं आए थे सवाल क्योंकि ये स्टडी में नहीं था आपके में। कैसे, अच्छा बताओ, पाइथागोरस थ्योरम आपको सिखाई नहीं हो तो उससे पहले पाइथागोरस थ्योरम के सवाल कैसे दे सकते हैं आपको, ठीक है ना, पहले सिखाएंगे तभी तो सवाल देंगे। तो चलिए, सच्चाई है, ये होती है फिजिक्स। अब फोर्स और टॉर्क दोनों आपके वोकैब्युलरी डिक्शनरी में आ चुका। तो चलिए, सबसे पहले सिंस नेट फोर्स कितनी है सिस्टम पर, 0, नल वेक्टर, देयरफॉर सुनना, इसका मतलब मैंने इस फिगर को जब एनालाइज किया तो इसमें या तो ऊपर की ओर फोर्स लग रही है, नीचे की ओर लग रही है, दाएं बाएं तो लगी नहीं रही। तो इसका मतलब यदि इस सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है तो टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स और टोटल डाउनवर्ड फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, टोटल डाउनवर्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड वो बराबर होगा या नहीं होगा, तभी नेट फोर्स 0 होगी। बोलो, नेट फोर्स 0 होने को ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल अपवर्ड फोर्स और टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अब बताइए, इस पूरी रॉड, और ध्यान रखना रॉड इज टेकन एज सिस्टम, मैंने लिखना भूल गया हूं, यहां लिख देता हूं, रॉड इज टेकन एज सिस्टम, रॉड इज टेकन एज सिस्टम, याद है ना एफबीडी, एफबीडी पहले सिस्टम मानो, फिर उस सिस्टम पे लगने वाली फोर्सेस दिखाओ, फिर उस फोर्सेस के बाद आगे बात करेंगे, ठीक। एक सेकंड, एक, हाँ, तो टोटल अपवर्ड फोर्स ढूंढिए इस रॉड को। पहला सवाल है तो थोड़ा धीमे चलूंगा, अपवर्ड फोर्स के नाम पे एक N1 N2। अच्छा, इस फिगर को ऐसे ध्यान देना, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना नहीं रहा हूं क्योंकि ये मैं मानता हूं कि बच्चा दिमाग में सोच लेता है। फ्री बॉडी डायग्राम, मैंने यदि रॉड को सिस्टम माना है तो मैं सिर्फ रॉड दिखाऊंगा और रॉड पे लगने वाली फोर्सेस दिखाऊंगा। पॉइंटों के नाम दे देता हूं, ओ, इसका नाम ए दे देता हूं, इसका नाम बी, इसका नाम सी। मैंने 3 पॉइंटों के नाम दे दिए, ए बी ओ सी, ठीक। तो अब आजिए बताइए, रॉड पर एक फोर्स तो ये लग रही है N1,
रॉड पर एक फोर्स यहां लग रही है 6G, रॉड पर एक फोर्स लग रही है 4G, और रॉड पर एक फोर्स लग रही है N2। ये क्या चीज है? ये है एक्चुअल में सही मायने में फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रॉड, ये है FBD ऑफ रॉड। और जब रॉड को सिस्टम माना है तो मुझे नाइफ एजेस से कोई मतलब नहीं है, रॉड और रॉड पे लगने वाली फोर्सेस को देखूंगा मैं। ये फोर्स किसने लगाई? ग्रेविटी ने। ये किसने लगाई? ग्रेविटी ने। ये किसने लगाई? नाइफ एज ने। ये किसने लगाई? दूसरे नाइफ एज ने, रॉड पे लगाई। ठीक है, रॉड ने इस पे भी लगाई होगी, लेकिन जब हम नाइफ एज को सिस्टम मानेंगे तब उस फोर्स को दिखाते। अब बताइए, इस फिगर को देख के होते हैं टोटल अपवर्ड फोर्स के नाम पर एक N1 है, एक N2, तो टोटल अपवर्ड फोर्स हो गई N1 प्लस N2, और टोटल डाउनवर्ड फोर्स हो गई 6G 4G। कितना हो गया? यानी N1 प्लस N2 इक्वल टू 10G। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। और मैं पहले बोल चुका हूं, दो अननोन है, दो इक्वेशन चाहिए होंगी। तो एक इस टाइप के सवालों में एक इक्वेशन आपको ये बना के देता है, ये। ठीक है, अब सिंस रॉड इज दूसरा सिंस रॉड इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑल्सो, सिंस रॉड इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑल्सो या टू, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, तो देयरफॉर इस रॉड पर नेट टॉर्क कितना होगा? बोलो, 0 होगा। अब नेट टॉर्क, जैसे नेट फोर्स 0 था तो आपने उसके लिए ये लाइन स्पेसिफाई कर दी, टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। ऐसे यदि टॉर्क 0 है तो पता है आप क्या लिखोगे? इस पर जितने भी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहे होंगे, टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क और टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ये क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क, टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क और इक्वल होना चाहिए टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। अभी ये लाइन पूरी नहीं है, पूरी लिखूंगा मैं, पर इतनी बात समझ में आनी चाहिए। बताना, ये रॉड है, एक सवाल आपको दिया भी था जिसमें आपने F20 निकाला था। बताना, ये इस सवाल से अलग हटके बता रहा हूं, कुछ फोर्स ऐसे लग रही हो जो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करें, ठीक है, जो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करें, और कुछ फोर्स ऐसे लग रही हो जो इसे ऐसे घुमाने की कोशिश करें। तो ये इन दोनों, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर हो जाएंगे तो ये नहीं घूमेगी ना। क्या ये मैं मान लूं समझ में आ गया? जितना बोला उतना समझ में आया है कि नहीं? आगे सोचो ही मत, आगे क्यों प्लान कर रहे हो आप? मैं जो बोल रहा हूं उसको सोचते चलो। क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होने चाहिए। अब यहां जब हम इस लाइन को आगे लिखते हैं, मैंने क्या कहा, ये लाइन अभी पूरी नहीं है, पूरी करूंगा। आप एक, क्योंकि टॉर्क हमेशा, जब आप ये फॉर्मूला भी लगाओगे F इंटू डी, तो ये डी क्या चीज होती है बताओ? टॉर्क के लिए मैं इस फॉर्मूले का प्रयोग करूंगा। तो आप बोलते हो फोर्स, और ये वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम ऑरिजिन, फ्रॉम ऑरिजिन। तो यदि तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना है तो ऑरिजिन भी तो चुनना पड़ेगा, तो चॉइस ऑफ। हाँ, तो देखिए बेटा, तो जब मैं इस फॉर्मूले का प्रयोग करूंगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मुझे ऑरिजिन चाहिए होगा कि नहीं? तो इस पूरी रॉड में आप किसी भी पॉइंट को ऑरिजिन चुन सकते हो अपनी सुविधा अनुसार, किसी को भी ऑरिजिन चुन सकते हो, किसी को भी। लो, मैं इसको सी और डी लिख रहा हूं, मैं अभी ओ नहीं लिख रहा हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि ओ फॉर ऑरिजिन हुआ। मैंने इस पॉइंट का नाम ए बी सी डी ऐसे लिख दिया। तो इस पूरी रॉड में आप इसे ऑरिजिन चुन सकते हो, इसे चुन सकते हो, इसे 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 इसे, इसे कहीं भी ऑरिजिन चुन सकते हो। लेकिन जब हमारे पास चॉइस होती है तो हम स्मार्टनेस का भी प्रयोग करना चाहिए। मैं रैंडम पॉइंट की बजाय मैं ए बी सी या डी में से चुनूंगा ना, रॉड में इनफाइनाइट पॉइंट है। तो चलिए, यहां एक वर्ड और लिखना पड़ेगा, टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क अबाउट, मान लो मैंने सी को मान लिया ऑरिजिन, अबाउट सी इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अबाउट सी। अब इस लाइन का क्या मतलब ये है कि सी ये पॉइंट है बेटा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है ना। मेरा मतलब ये है कि मेरे ये लिखते ही सी का मतलब हो गया ऑरिजिन, यानी सी के अबाउट जितने भी क्लॉकवाइज टॉर्क है, सी के अबाउट उतने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होने चाहिए और बराबर होने चाहिए। अब आपको करना क्या है,
अब आपको धीमे धीमे एक्टिंग करनी है कि जैसे रॉड मैंने सी पे पकड़ ली है, सी पे पकड़ ली, बिकॉज नाउ सी इज ऑरिजिन, सी इज ऑरिजिन। तो एक एक करके सुनते हैं ना धीमे धीमे। सबसे पहले इमेजिन करना, मैं इसको सबको दुबका लेता हूं, सबको हटा दिया बेटा मैंने। अब पॉइंट सी देखिएगा और सिर्फ ये वाली फोर्स देखिएगा। आप ऐसे फील करिएगा कि मैंने सी को पकड़ रखा है और ये N1 लग रहा है। सी पे पकड़ लूं, इमेजिन करो सी पे पकड़ लिया है और N1 ऐसे लग रहा है। तो पहले तो ये बताइए ये क्लॉकवाइज इफेक्ट पैदा करेगा या एंटी क्लॉकवाइज? बताइए सब लोग कि सी के अबाउट यदि कोई चीज इमेजिन करो सी पे फिक्स कर दी जाए, जैसे मैंने पकड़ ली तो अब N1 ऐसे लग रहा है, तो आपको ये कैसा लग रहा है? जी हाँ, क्लॉकवाइज। ये इसको ऐसे घुमाएगा ना। क्या ये बात मेरी समझ में आ पा रही है? ये मेरे इशारे समझ में आते हैं कि ये मैं क्या बनाता हूं कि ये जो फोर्स है ये तो फोर्स है, लेकिन इसका जो टर्निंग इफेक्ट होगा वो क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, एक मिनट और सुनना। अब बताइए इस टर्निंग इफेक्ट, इस टॉर्क की वैल्यू कैसे निकलेगी? फॉर्मूला लगेगा F इंटू डी। फोर्स कितनी है ये रही N1। अब सुनिए इस फॉर्मूले को एक बार सुनिए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। बताइए इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है ना, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है और ये ऑरिजिन है, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी ये। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये अपने आप में वही गंगाधरी शक्तिमान है, ये जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ही काम कर जाएगी। तो बताइए ये डिस्टेंस कितनी है? सी ए, क्योंकि टोटल 35 थी, उसमें से ये घटा दो 10, सी ए वो हमें पता है कितनी है, 35 नहीं है से। अभी धीमे धीमे चलते हैं। तो यानी N1 क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करेगा। N1 तो फॉर्मूला क्लॉकवाइज के खाते में फोर्स इंटू सी ए। देखना ये कौन सा फॉर्मूला है? ये है ये वाला फॉर्मूला, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी मैंने सिर्फ N1 को दिखाया है, N1। ये रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम यहां बना दिया और सिर्फ N1 दिखाया, तो N1 का इफेक्ट इसको ऐसे घुमा रहा था, तो ये तो हमें पता चल गया क्लॉकवाइज घुमा रहा है ये। अब कितना वैल्यू से घुमाएगा? तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक, अभी रुकिए, तेरा काम हो गया भैया, तू अब निकल यहां से। अब एक फोर्स बी, सारी फोर्स देखेंगे, एक ये भी थी 6G यहां पर। अब आप बताइए एक फोर्स बी पे भी है, वो भी अपना टर्निंग इफेक्ट देगा, ये देगा ऐसे टर्निंग इफेक्ट। सोचो यदि मैंने ये रॉड सी पे पकड़ ली है ना और 6G फोर्स ऐसे है, अब आप बताइए जो फोर्स ऐसे होगी ये रॉड को कैसे घुमाना चाह रही है? ये ऐसे घुमाना चाह रही है एंटी क्लॉकवाइज। इक्वल फॉर्मूला यही लगेगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कितनी फोर्स है? 6G। फोर्स की जगह रखूंगा 6G इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा? बताना। ये रही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 6G, ये 6G की लाइन ऑफ एक्शन है, ये उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहां लिख देता हूं CB। कितना? CB। ये 6G का काम हो गया। अभी काम खत्म नहीं हुआ, चल भाई साहब तुम्हारा काम हो गया। अब एक फोर्स 4G बताइए फटाफट बताइए इसका टॉर्क कितना होगा? C के अबाउट। अब C ये रहा जहां से मैंने पकड़ रखा है और 4G यही लग रहा है। तो एक डायलॉग था ना, जिस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन खुद ओरिजिन से ही पास होगा, जिस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन खुद ओरिजिन से ही पास होगा उसका टॉर्क 0 होगा, उसका टॉर्क 0 होगा। तो ये जो 4G भाई साहब है, यदि मैं ये फॉर्मूला लगाऊं भी लूं तो 4G और D कितना है बोलो? 0। C, क्योंकि जैसे ये CA लिखा था मैंने, इसके लिए CA, इसके लिए CB लिखा था, इसके लिए CC लिखूंगा ना, तो CC तो 0 ही हुआ। अब बजाय उसके ये लाइन मैंने फिर काहे लिए बताई थी, जंग लग जाएगी। जिस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन खुद ओरिजिन से पास करे उसका टॉर्क में कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है? 0। इस फोर्स का टॉर्क हमने चेक कर लिया, इसका चेक कर लिया, इसका, अभी ये और रह गया N2। तो फिर से देखिए रॉड मिटाइए, ये था पॉइंट C, यहां पर एक N2 और लग रहा है, N2 लग रहा है ना D पॉइंट पे। बताइए यदि ये रॉड C पे पकड़ लिए ना, बिकॉज C इज ओरिजिन, और N2 ऊपर की ओर लग रहा है, N2 ऊपर की ओर लग रहा है, बताइए ये किधर घुमाना चाह रहा है? ऐसे देखना, सही बनाया मैंने ये कैसे घुमाना चाह रहा है बोलो? बताओ बताओ बताओ।
केवल CW और ACW लिखना है यार। हाँ भूमिका ठीक, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, एक्चुअली ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज प्लस। अब ये प्लस क्यों आया, समझ में आया? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश दो लोगों ने की है, क्लॉकवाइज घुमाने की एक ने कोशिश की है और एक ने कुछ कोशिश ही नहीं करी है। तो बताना इसने, इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, वही F इंटू डी। F कितना है, N2, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, CD। तो N2 इंटू CD। देखना बेटा ये समझ में आया या नहीं आया, पहली बार है तो थोड़ी तकलीफ होती है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, धीमे धीमे यूज्ड टू हो जाओगे। ऐसे लगती है, लेकिन धीमे धीमे आपका मैं चाहूंगा प्रो लेवल ऐसे हो जाए कि ये फोर्सेस दिखती रहे। मैंने तो एक एक करके दिखाई, N1 A पे लग रही है, 6G B पे लग रही है, C पे 4G लग रही है, और यहाँ N2 लग रही है, और D पे। तो बेटा मैंने तो पिछले बार एक एक फोर्स, बाकी 3 को मिटा के 1 को समझा रहा था। मैं चाहता हूं कि आपका लेवल धीमे धीमे ऐसे हो जाए कि ये लाइन लिखे हम, टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क और टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अबाउट C बराबर होना चाहिए। तो बताना, केवल C को देखो और इसको देखो, C को देखो इसको देखो, C को देखो इसको देखो, बताओ ये ऐसे घुमाना चाहिए ना? इसको देखो इसको देखो इसको देखो, पॉइंट C को देखो, ये ऐसे घुमाना चाहिए, ये घुमाना ही नहीं चाहिए, और ये ऐसे घुमाना चाहिए। अब बताओ ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? बोलो, ये क्लॉकवाइज है, CW लिख दिया। ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे घुमाना चाह रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो 4 फोर्स में से चारों का आना चाहिए नाम, क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये इसका क्यों नहीं आ रहा? ये 0 प्रोड्यूस करेगा, इसका टॉर्क 0 होगा, क्योंकि जो फोर्स खुद ओरिजिन से पास करेगी वो कोई टॉर्क नहीं पैदा कर पाएगी। अब इसको तो रखूंगा क्लॉकवाइज के खाते में। मैं अब इसको, जैसे मैंने ये बनाई है ना, एक बार दोबारा बनाता हूं। तो बताइए टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज में यही है ना बस, तो N1 इंटू इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, वो C है, इक्वल टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो एंटी क्लॉकवाइज में एक तो 6G इंटू, बोलो बोलो, 6G इंटू CB। कौन सा फॉर्मूला चल रहा है ये तो बताओ, फॉर्मूला चल कौन सा? F इंटू डी वाला यूज कर रहा हूं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और प्लस क्यों? क्योंकि वो भी भाई साहब वो भी कर रहा है, मैं भी घुमाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज। तो N2 इंटू CD। अब चलिए यही है कहानी। N1 हमें नहीं पता, लेकिन CA कितना है, यहां देखो CA बेटा, ये 35 में से 10 घटा दो 25, आराम से देखिए, ये ज्योमेट्री है बेटा। 6G CB ये 5 है बस। क्यों 5 है, अब मैं क्यों बताऊं, अरे वो बता तो रखा है, 35 से 30 सेंटीमीटर दूरी पे वजन लटका है 5, प्लस N2 CD। बताओ ये 35 में से 10 निकाल तो 25। अच्छा, लेकिन एक चीज और आपके दिमाग में आएगा, सर ये तो 25 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर, तो यहां आपके पाप क्यों धुल गए? 25 सेंटीमीटर को मैं 25 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे मीटर में, इसे 100 से डिवाइड करता हूं, लेकिन वो 100 कॉमन आके कट जाता, तो हमारे पाप धुल गए, गलती। लेकिन इसके अलावा ये गलती माफ नहीं होती, वो तो यहाँ पे LHS और LHS में दोनों में सेम कन्वर्जन करना था, तो वो 100 कट गया। तो बताना, यहां से इसको इधर ले आओ, तो N1 माइनस N2 इंटू 25 बराबर 6 पंजे 30 30G। तो N1 माइनस N2 इक्वल टू 30/25G। 5 6 30 5 25, तो 6/5 लिख देता हूं इसको, है ना, 6/5। या एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो ना, 5N1 माइनस 5N2 इक्वल टू 6G। अब एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, समझदार हो बेटा। मेरा काम फिजिक्स समझाने का, वो मैंने समझा दिया। इसको और इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए कितना आ रहा है। इसको इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5N1 प्लस 5N2 इक्वल टू 50G, जोड़ दीजिए, समझ गए हो कि मैंने 5 का मल्टीप्लाई, ये हो गया 10N1 इक्वल टू 56 56G। तो N1 हो गया 5.6G, N1 5.6G हो गया, तो N2 हो जाएगा, N2 इसमें 5.6 रखोगे तो 4.4G। देखो यदि G 10 लूंगा तो 56 और 44 आ ही गए, लेकिन और एक्यूरेट चाहिए तो 9.8 रख के आंसर निकाल। मेरी तरफ से तो 10 ले सकते हो, मेरी तरफ से 10 लेने के लिए फ्री हो, लेकिन एनसीईआरटी से मैच करना है ना, तो जब आप इसे 9.8 लोगे
इसे 9.8 लोगे तो मेरे पास आंसर सामने लिखा हुआ है 54.88। आ रहा है नहीं आ रहा बोलो? जल्दी बताओ भाई। बेटा जब तक आप नहीं करोगे ना नहीं समझा पाऊंगा मैं। मेरे कराने से यदि हो जाता आपको तो फिर मुझे जिम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हालांकि मैं करता नहीं हूं, बगल वाले के एक्सरसाइज करते देखते मेरा वजन कम हो जाता है। हे भगवान कि मैं मशीनें देखूं मेरा वजन कम हो जाए। हाँ छोड़ो से यार, तुम यार ऐसी बात है। ये मैंने कुछ नहीं किया। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, आपको सॉल्व करना है। आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। मैंने क्योंकि यहाँ 5 था तो मैंने यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर लिया। कुछ से कैसे क्वेश्चन है, कैसे भी करो बेटा, कैसे भी। मुझे ये अच्छा लगा मैंने ऐसे कर दिया 50। मैंने इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ मुझे 5 दिख रहा था। आ गया ना आंसर आपका? अब मैं यहाँ पर एक और मंत्र देता हूं। सवाल तो हो गया लेकिन यहाँ आपको एक स्टाइल और ऐड करता हूं जो आपको और अच्छे सवालों में मदद करेगी। वो है ये वर्ड। ये क्या लिखा है मैंने? अबाउट सी। ये क्या लिखा है मैंने? यानी खाली ये सेंटेंस नहीं चलेगा, टोटल क्लॉकवाइज तौर आपको बताना पड़ेगा कि आपने ओरिजिन क्या चुना है और चॉइस ऑफ ओरिजिन आपकी होती है। अब यदि चॉइस ऑफ ओरिजिन मैं थोड़ा सा और स्मार्टली यूज करूं तो ये सवाल ना और आसान हो सकता था। अब जैसे सपोज करो मैंने चॉइस अबाउट डी कर दो, मान लो नहीं मैं तो ओरिजिन डी। अब दोबारा देखेंगे सवाल, सब लोग दोबारा देखेंगे। अबाउट डी कर रहा हूं मैं, नई घोड़ी नई चाल। ओहो मिट गया, चलो कोई नहीं। सुनना, चॉइस ऑफ ओरिजिन ये और स्मार्ट हो गया। पता है ये चॉइस आपको सवाल करने के बाद पता चलेगी कि ये चॉइस और स्मार्ट कैसे हो गई कि यदि मैं ओरिजिन सी को ना चुन के डी को चुनूं सवाल फिर भी वैसे ही होगा, आंसर फिर भी आएंगे। तो देखिए अब आ जाइए, वही लगेगा। पहले तो रॉड बना लीजिए। रॉड ए पर एक फोर्स लग रही है N1, ए पर बी पे एक फोर्स लग रही है 6G है ना, सी पर एक फोर्स लग रही है कितनी 4G और डी पर एक फोर्स लग रही है N2। क्लियर है? नाउ मैंने डी को ओरिजिन माना है। तो अब सुनना, अब आप ऐसे फील करोगे कि मैंने रॉड सी पे नहीं, मेरी उंगली देखना, सी पे नहीं अब डी पे पकड़नी है आपको। अब आपको डी के अबाउट काम करना है। डी इज ओरिजिन नाउ। अब बताइए, एक्टिंग करो कि मैंने रॉड को डी पे पकड़ रखा है, रॉड को। तो ये जो N1 है ये डी के अबाउट इसे कैसे घुमाएगा? N1 तो ऐसे ही तो घुमाएगा, यूं ही तो घुमाएगा। तो इस पे लिख दूं क्लॉकवाइज कि ये भाई साहब क्लॉकवाइज घुमाने की फिराक में। अच्छा ये 6G इधर लग रही है, ये कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है? ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश में लग रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की फिराक में है ये। अब तो 4G भी घुमाएगा। बताओ 4G वो भी ऐसे घुमाएगा कितना, और ये जीरो हो गया। ये क्यों जीरो हो गया? इसका क्यों जीरो हो गया जल्दी बताओ? क्योंकि जिस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन खुद ओरिजिन से पास करे वो खत्म हो जाता है। तो इसमें ये नहीं टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ये करेंगे। तो ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में अब आएगा N1 इंटू DA आएगा। अब N1 इंटू DA आएगा, DA, क्योंकि ओरिजिन आपका D है। समझे या नहीं समझे ये बताओ? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यदि फोर्स और यदि उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और बाकी जो इसका हो गया ये दोनों रह गए। बताइए 6G इंटू कितना आएगा जल्दी बताइए? 6G इंटू DB। जी हाँ सवेश, प्लस क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी 4G और बचा है, वो भी AC के साथ में है। तो 4G इंटू DC। हाँ CD DC एक ही बात है, ठीक है। और सॉल्व करिए इसको सॉल्व करिए। मैं थोड़ा पानी तो आपने देखा ना। अच्छा अब यदि क्योंकि आपने किया मैं भी एक बार मदद कर देता हूं। N1 DA 70 में से 20 घटा दो 50 होगा ये। अब ये तो सिंपल ज्योमेट्री है ना। DA 10 इधर निकल गई, 70 में से 20 6G। अब DB कितना है? DB बेटा ये 25 में 5 जोड़ दो 30 हो गया, क्योंकि ये 25 था ना। 35 में से 10 गए, 35 में 25 और 5 जोड़ दो 30, प्लस 4G DC 25
ओके, सही है। तो N1 इंटू 50 N1, एक मिनट, 50 N1, तो ये हो गया बेटा 6×18 180 और 25 चौका 100, 280, 280 जी हो गया। तो N1 इक्वल टू हो गया 28/5G। दोनों ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 10 आ जाए तो 56 यानी 5.6G। रिश्ता वही, सोच नहीं। अब आप बताओ ये आसान था उससे ओरिजिन का चुनना या वो पहले वाला आसान था? ये आसान था ना। अब आप सोचो ये आसान हुआ क्यों। इसके पीछे यदि आपने ये बात पकड़ ली तो आप आगे के सवालों में थोड़ा स्मार्ट हो जाओगे कि ये वाला आसान क्यों हुआ। हाँ, यदि मैं ओरिजिन को ए पे चुनता तो भी आसान होता और डी पे चुनता हूं तो भी आसान होता। एक्चुअली आपने इस प्रोसीजर में एक चीज नोटिस करी, इस वाले में और पिछले वाले में भी। जब मैंने ओरिजिन सी को चुना था तो N1 और N2 इस इक्वेशन में जीवित आ रहे थे, लेकिन जब मैंने ओरिजिन डी को चुना तो N2 आ ही नहीं सकता। इस वाली इक्वेशन के थ्रू, इस वाली इक्वेशन के थ्रू, इस वाली टॉर्क वाली, ये तो पहली वाली तो एज रहेगी, लेकिन टॉर्क वाली इक्वेशन में जिसको आप ओरिजिन चुनते हो उस पर लगने वाली फोर्स का टॉर्क 0 हो जाता है, तो वो एलिमिनेट वहीं की वहीं हो जाती है, वो आती नहीं है। तो आपका एक बार में N1 सॉल्व होके आ गया। और आप ओरिजिन यदि ए को चुनते जो घर पे कर लीजिएगा तो उसमें N1 एलिमिनेट होके आता और N2 डायरेक्ट आ जाता। अब आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे, ये ट्रिक का ध्यान रखेंगे कि साला जो फोर्स हमें परेशान कर रही हो, हमें जो फोर्स परेशान कर रही हो उसी पॉइंट को पकड़ लेंगे, क्योंकि अभी ऐसी सिचुएशन उस पॉइंट से उसको हटा सामान की घटा बत्ती बुझा करेंगे। तो चलिए, अभी तो मैं सस्ता सवाल ले रहा हूं, अभी तो सस्ता ले रहा हूं, फिर थोड़ा सा महंगा भी लेंगे। और देखो, या तो सुनो, या तो शाम को 8:15 बजे, दिया 8 बजे या 8:15 बजे, 8:15 बजे आ जाना लाइव, आज ही, आज ही, आज ही, आज भी एक्चुअली। नहीं तो टेंशन मत लेना, जो बिजी हो, जो बिजी हो, क्योंकि मैं आज सवाल ही कराऊंगा, वो वीडियो रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करके दे दूंगा, क्योंकि बेटा मुझे आगे सिलेबस भी कराना है। नहीं नहीं बेटा, भूमि का टेंशन मत लेना, मैं सवाल ही कराऊंगा ये जो अभी इस क्लास में होनी। या तो ये वाली क्लास मुझे लंबी करके दे दो, या तो ये वाली क्लास लंबी करके दे दो मुझे। बोलो, नया तो मैं भी नहीं हूं, संडे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, पहले सस्ता वाला करते हैं, 7.17 है ना। चलिए एक मिनट। अब देखो यहां पे भी दो विचारधारा हो गई, कोई कह रहा है ले लो क्लास, कोई कह रहा है नहीं सर रात को। तो ऐसे हो नहीं सकता ना, सबका साथ सबका विकास, सबकी अपनी अपनी राय, और सिलेबस भी सबको चाहिए टाइम पे। 7.17 मैं कोशिश कर रहा हूं ना, मैं कोशिश कर रहा हूं ना, हम कोशिश तो कर सकते हैं। एक्सरसाइज का 17वां क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज का 17वां क्वेश्चन, अ मीटर स्टिक इज बैलेंस ऑन अ नाइफ एज। अब बेटा अब 17वां क्वेश्चन है, एक मीटर स्टिक है, मीटर स्टिक है तो इसका मतलब उसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर हो गई। अब मीटर स्टिक लेंथ 100 सेंटीमीटर हो गई, उसको बैलेंस कर दिया गया है नाइफ एज एट इट्स सेंटर। ओबियसली जैसे ये स्टिक है, मीटर स्टिक है, इसको मैं बैलेंस करना चाहूं तो नाइफ एज को बीच में लगाऊंगा, ये बैलेंस हो जाएगी। बोलो ए हो जाए, एक हाथ में किताब है ना, ऐसे बैलेंस हो गई है, हो गई, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, when two coins each of mass 5 gram are put on one on the top of the other at 12 centimeter mark, the stick is found to be balanced at 45 centimeter। ठीक है, तो सुनना सवाल, एक बात होता ना, मैं सवाल समझाता हूं पहले। ये एक मीटर स्टिक है, ये बिल्कुल बीचों बीच बैलेंस हो जाएगी, बीचों बीच 50 सेंटीमीटर पर बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी नाच रही है, वो मैनेज कर लेना है ना। ये एक्चुअली ये थोड़ी ना टेढ़ी हो चुकी है, इसलिए इसकी नौटंकी। लेकिन हाँ, अब आ जाइए, ये बीच में बैलेंस है। लेकिन अब आप बताइए, यदि मैं इधर 50 सेंटीमीटर बैलेंस हो गई, यदि मैं इसके किसी पॉइंट पर, मान लो ये, ठीक है, कोई इस सवाल में तो कॉइन रखे हैं, पर यार गरीब मास्टर पे कहां से है कॉइन, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये देखो, डस्टर भी बेचारा छोटा सा है, नन्ना मुन्ना राही हो, देख रहे हो, ठीक, बेचारा घिस घिस के छोटा हो गया है, देखो घिस घिस के छोटा हो गया डस्टर ये, ठीक। चलिए, बड़ा लेके आया था, छोटा हो गया घिस घिस के। हाँ, तो देखिए बेटा, अब सवाल ये कर रहा है ये बैलेंस है, लेकिन यदि मैं इसको यहां रख दूं, यहां रख दूं, अब बताना ये घूमने लगी ना, अच्छी खासी बैलेंस है ये, अच्छी खासी बैलेंस है ये।
लेकिन यदि मैं इसको यहां रख दूं, देखो यहां मेरे रखने से पहले ये नौटंकी ए गिर गया, तो ये तो गिरना ही था। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि मैं इसको यहां रख भी दूं और ये गिरे भी नहीं, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, अपनी उंगली इधर शिफ्ट कर दो। देखो थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, ओ हाँ यार, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा और इधर, ये हाँ, हो गई ना बैलेंस। आप देखना अब हो गई नहीं बैलेंस। और यदि मैं इसे हटा दूंगा, आप देखना इसे हटाते क्या होगा, घूम गई, इधर गिर गई, मैंने गिरने से। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? अब इस चीज को यहां बोर्ड पे प्ले करें। यहां पर एक वजन रख दिया है जिसकी वजह से बैलेंस है, लेकिन अब ये उंगली बीचों बीच नहीं है। और देखना बेटा, यदि मैं इसको उठाऊंगा तो क्या सीन क्रिएट होगा, उठाते ही दाएं गिर गई। आइए इसको अब बोर्ड पर प्ले करते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए ये मीटर स्टिक है, ठीक है, और ये बीचों बीच नाइफ एज पे बैलेंस है। हमें कोई इसमें गिला शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए, तो होना ही था बीचों बीच। ये 50 सेंटीमीटर, ओके, और ये 50 सेंटीमीटर। अब बताइए, मैं बताता हूं कि ये ना तो क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं घूम रही, क्योंकि इस रॉड का वजन है कहां पर, ये बताओ, रॉड का वजन है कहां पर, यूनिफॉर्म सेंटर पर, और वहीं पर ये नाइफ का वजन, भाई साहब ये रहे mg। इस रॉड का वजन दे रखा है क्या, नहीं, ईच ऑफ मास, अच्छा अच्छा ठीक है, रॉड का वजन निकालना है। हाँ, तो अब आप बताना ये mg, अब बताना O के अबाउट mg का टॉर्क कितना होगा। O के अबाउट mg का जो टॉर्क होगा वो 0 होगा, और इस पे बाकी कोई फोर्स नजर आ नहीं रही। अरे हाँ, एक फोर्स और होगी, नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर है, mg भी ऊपर है, तो दोनों का टॉर्क टर्निंग इफेक्ट 0 हो गया कि नहीं, है नहीं, दोनों का टर्निंग इफेक्ट 0 हो गया, इसलिए रॉड नहीं घूम रही। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि यदि मैं रॉड को ऐसे खिसका दूं, समझिए, मान लो, अच्छा सवाल नहीं, मैं अपनी तरफ से चुल करता हूं, मान लो इधर आ जाता हूं, क्योंकि फिर मैं ये रहा, बताना यदि मान लो मैं नाइफ एज ऐसे रख दूं, और अभी मैंने कोई वजन नहीं रखा है अभी, तो पता है नॉर्मल रिएक्शन ये रही, नॉर्मल रिएक्शन तो वहीं एक्टिवेट होगी ना जहां पे टच है, और रॉड का वजन ये रहा mg, बीच, क्योंकि रॉड का वजन तो बीच में था ना 50 सेंटीमीटर पे। अब ये इसको ऐसे घुमा देगी कि नहीं घुमा देगी, बताओ। अब आप समझिए, यदि मैं इसको यूं खिसका रहा हूं तो ये नीचे क्यों घूम रही है, वो इसलिए घूम रही है क्योंकि यहां तो इस mg का और n का टॉर्क 0 हो रहा था, लेकिन इस फिगर में n का टॉर्क तो 0 है इस पॉइंट के अबाउट, लेकिन mg का टॉर्क तो एक्शन में आ गया। आप समझ गए, समझे या नहीं समझे कि ये क्यों घूमने लगी? आप बताइए, ये समझे कि नहीं कि यदि नाइफ एज को बीच में से हटा लेते तो कोई चीज क्यों घूमने लग जाती है। अब यदि मुझे इसे घूमने से रोकना है तो या तो इसको वापस यहां रखूं या वापस यहां पे कोई वजन रख दूं। अब वजन रखने से क्या होगा बोलो, और एक सुइटेबल वजन रख दूं तो बताना कहीं पर ये, तो बेटा फिर ये जो वजन क्रिएट आया है, फिर ये इसको ऐसे घुमाएगा। अब ये ऐसे घुमाए, ये ऐसे घुमाए, दोनों का टॉर्क बराबर हो जाए, फिर तो बैलेंस हो सकती है। अब सवाल को समझाता हूं, सवाल क्या कह रहा है कि हमने क्या किया कि जो मीटर स्टिक पे 12 सेंटीमीटर का मार्क है, कहां गया 12 सेंटीमीटर, जहां पे मार्क होता है वहां पे 5-5 ग्राम के 2 सिक्के रख दिए। तो देखेंगे बेटा सवाल, ये नहीं मीटर स्टिक वही, और 0 1 2 3 4 5 6 12 हो गया, तो जहां पर 12 सेंटीमीटर का मार्क है वहां पर कॉइन रख दिया है 5-5 ग्राम के 2, एक के ऊपर एक, तो उसे 10 ग्राम का मान लेते हैं। तो ध्यान रखना ये वजन हो गया, इसको स्मॉल mg लिख देता हूं, ठीक है। अब सवाल समझिएगा कि यहां वजन रख दिया है, तो ये पाया गया कि जो नाइफ एज है वो 45 सेंटीमीटर पर ऐसा पाया गया कि फिर से बैलेंस हो रही थी, और यहां पर ये बताइए, यहां बिल्कुल 50, ये 50 सेंटीमीटर रॉड का बीचों बीच, ये किसका वजन है, खुद रॉड का। क्या ये फिगर समझ में आ पाया या नहीं, आराम से तसल्ली से सोचो। ये O पे था, ये O डैश हो गया, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन होगी, और इस पॉइंट का नाम O लिख देता हूं, O डैश लिख देता हूं। चलो, ये वो वजन है जो अलग से रख दिया है रॉड पे, ये वो वजन है जो रॉड का खुद का उसके सेंटर ऑफ मास पे होगा, उसके सेंटर ऑफ मास पे होगा।
आराम से तसल्ली से सोच लीजिए। सवाल कह रहा है कि रॉड वैसे तो बीच में बैलेंस थी, बीच में बैलेंस हो रही थी, लेकिन जैसे ही हमने यहां पर उसके 12 सेंटीमीटर वाले मार्क पे 5-5 ग्राम के 2 सिक्के रख दिए, तो ये पाया गया कि अब रॉड 45 सेंटीमीटर पर बैलेंस हो रही है। सवाल समझ में आ गया नहीं? तो चलिए आप बुद्धि लगा के कुछ सॉल्व करिए कि इस एम का वजन 10 ग्राम है, इस एम का वजन आप निकालिए, लगाइए बुद्धि को पूरा कराता हूं। ये सवाल जिसको नहीं हुआ वो देखिए बेटा, सीधी सी बात है, बताइए एन का टॉर्क कितना। यदि मैं ओ को ओरिजिन मान लू, इसमें एक ही क्वेश्चन से काम हो जाएगा, पता ना, क्योंकि सवाल कह रहा है कि हमने इसे इक्विलिब्रियम में रख लिया है, बना दिया है, सेट कर दिया है, रॉड ने ऐसे घूम रही ना ऐसे, वरना इसकी कोशिश तो ऐसे थी इस पॉइंट के अबाउट, और इसकी कोशिश ऐसे थी, बताना, यानी इसका टॉर्क इक्वल टू इसका टॉर्क इक्वल टू उसका टॉर्क, क्योंकि दो ही है यहाँ पे तो, ठीक है। हाँ, लेकिन पेपर में ये लैंग्वेज नहीं होती, ठीक है। इसका टॉर्क बताइए, एम जी स्मॉल एम जी इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितनी है, कौन बताएगा? ये 12, ये 45, 33 हो गई, 33। ये डिस्टेंस 33 हो गई, क्योंकि ये 45 बोला है ना उसने, और ये 12 तो 33। अब इसका कैपिटल एम जी और ये डिस्टेंस 5 हो गई, तो ग्रेविटी से ग्रेविटी कट गई। ये भाई साहब 10 ग्राम दे रखे हैं, ध्यान रखना 10 ग्राम, वो जी वो ग्रेविटी वाला, ये 10 ग्राम वाला, इंटू 33, कैपिटल एम इंटू 5, तो बताना 5 क्या कुछ गड़बड़ हो रही है? मान लो इसको कितना कहा 5, हाँ ठीक है, 66 ग्राम, खत्म, 66 ग्राम आ गया ये। चलिए अब एक और सवाल लेते हैं 7.9। चलो कोई नहीं, थोड़ी सी और पढ़ाई करते हैं, ठीक है। 7.9 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का, तीसरी मीटिंग। अरे यार 3 मीटिंग तो ले सकता हूं ना मैं, इतना तो पढ़ना आना चाहिए, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आ जाइए एक्सरसाइज का 7.9, एक्सरसाइज का लेता हूं मैं 7.9। क्या कह रहा है वो बेटा, एक कार है जिसका वजन 1800 किलो का है, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड बैक एक्सल। एक्सल जानते हो नहीं जानते हो? एक्सल समझिए, जो एक्सल नहीं जानते, जिसपे पहिए टिके होते हैं। देखो मेरी आर्ट तो बहुत गंदी है, लेकिन फिर भी ये कार है, ठीक है। बच्चे के खिलौने देखे, बच्चे के, ये कार के पहिए, बच्चे वाली कार ले लेता हूं, है ना। अब एक डंडी होती है नहीं होती, जिसपे दोनों पहिए टिके होते हैं, वो डंडी का नाम है एक्सल। वो दिख नहीं पाएगी इसमें, ठीक है, और इतना उठा भी नहीं पाऊंगा मैं कंफर्टेबली। ये जो है ये एक्सल है, ये जो डंडी है ये एक्सल है, इस डंडी को एक्सल बोलते हैं, ओके। इंजन ना इस एक्सल को घुमाता है जिससे टायर घूमते हैं। फिलहाल बस इतना डिटेल में मत जाओ, एक्सल इसे बोलते हैं, एक्सल इसे बोलते हैं, ठीक है। अब एक को फ्रंट एक्सल, जिधर गाड़ी मान लो ड्राइवर इधर बैठा हुआ है, ड्राइवर इधर बैठ के गाड़ी चला रहा है, पौ पौ पौ, तो ये फ्रंट एक्सल हो गया, ये बैक एक्सल हो गया, ठीक है। अब आ जाओ इस सिचुएशन में, एक चीज सुनना, अब बताना, जब ये गाड़ी सड़क पे चलती है तो गाड़ी को, जैसे आपने ये वाला सवाल किया, इस वाले सवाल में आज बॉनी की, तो जहां जहां रॉड टच में थी वहां नॉर्मल रिएक्शन मिली, ठीक। इसमें 4 जगह से नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी। बता 4 जगह क्यों? क्योंकि ये टच हो रहा है, ये वाला पहिया टच हो रहा है, उधर वाला पहिया टच हो रहा होगा, ये वाला पहिया टच हो रहा होगा, क्लियर है ना। तो 4 जगह नॉर्मल रिएक्शन बननी होगी। अब ये साला फिगर धुआं कर देगा, तो हम क्या करते हैं बेटा, इन दोनों नॉर्मल रिएक्शन को मिला के तो मैं यहां दिखाऊंगा इसके सेंटर ऑफ मास पे, मतलब 2D फिगर देखना, क्योंकि मास्टर इतना स्मार्ट तो एनी डायग्राम बनाने में। तो 1 मिनट, जो ये सवाल है उसको पहले समझ लीजिए, मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों नॉर्मल रिएक्शन को जोड़ के मैं यहां दिखा दूंगा N1। तो ये N1 क्या चीज है, इन दोनों को जोड़ के, और इन दोनों को जोड़ के N2। अरे उस सवाल में एक चीज बताना भूल गया, जो पहला सवाल था एक्सरसाइज का, ये वाला जो सवाल था, जिसमें एक चीज आप अपने आप घर पे नोट कर लेना, 6G, ये N1 और ये N2। आपकी एक इक्वेशन क्या बनी थी पता है, N1 माइनस N2 इक्वल टू 6/5G, ये बनी थी ना, ये बनी थी। या एक बार फिर से बना देता हूं वो इक्वेशन, बताना N1 इसके अबाउट ले लेते हैं एक बार, और एक चीज मुझे अभी ध्यान आ गई, उसको और बता देता हूं। N1
इंटू ए बी सी डी, बताना N1 इंटू सी ए, मैं सी को ले रहा हूं ओरिजिन, N1 इंटू सी ए, ठीक है। इसका टॉर्क ऐसे जाएगा, इसका टॉर्क ऐसे चला, फिर इसका टॉर्क जा रहा है ऐसे, तो 6G इंटू सी बी, इसका टॉर्क 0, इसका कितना आया था N2 इंटू सी डी, ये आया था। अब आप एक चीज समझिए, सी ए कितना है 25, 6G इंटू सी बी को ऐसे ही रहने दो अभी, और सी डी कितना है 25, ये तो था। अब बताइए यदि ये वाला वेट में हटा देता, ये वाला सवाल में एब्सेंट होता, तो ये वाली चीज हट जाती, 0 हो जाती। यदि ये वेट नहीं होता सवाल में तो फिर 6G भी 0 हो जाता, ठीक है। तो बताना इसके 0 होते ही N1 और N2 कैसे आते, यदि ये नहीं होता तो 25 से 25 भी कट जाता और N1 N2 बराबर आते, ये मैं बताना भूल गया। यानी समझिए, यानी यदि रॉड यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म तरीके से रखी गई है, जितना इधर निकल रहा है उतना इधर, तो दोनों नॉर्मल रिएक्शन बराबर आती है, आती कि नहीं आती। लेकिन यदि क्योंकि वजन यहां पर है, तो आपने देखा इस सवाल में जब आपने एक्चुअल में सॉल्व किया तो N1 बड़ा आ रहा था N2 से, N1 का आंसर N2 से ज्यादा आ रहा था, जिसकी तरफ वजन रखा उस पर प्रेशर बढ़ गया। ये चीज ध्यान मैं बताना भूल गया, लेकिन ध्यान दे सकते थे इस बात पे कि यदि ये नहीं लगाते तो N1 N2 बराबर आ रहे थे, और ये लगा दिया तो N1 N2 से बड़ा आ रहा है। अब इस सवाल में मैं क्या बताने जा रहा हूं, इस सवाल की भूमिका समझ लीजिए कि लगेंगी तो ये 2 रिएक्शन ऐसे और 2 रिएक्शन ऐसे लगेंगी, टोटल 4 है। अब क्योंकि फिगर कंफर्टेबल बनाना है तो इन दोनों को जोड़ के तो मैं N1 दिखाऊंगा, और इन दोनों को जोड़ के इसे N2, तो N1 क्या चीज है, इसका प्लस इसका टोटल यहां, और इसका प्लस इसका टोटल एक्चुअल में यहां दिखाना चाहिए, लेकिन मैं क्योंकि 2D फिगर बना रहा हूं तो ऐसे समझ जाना, इन दोनों का टोटल मिला के यहां दिखा देता हूं। तो करें इस सवाल को, इस मीटिंग को, ठीक, चलिए तो इसे मिटाऊं मैं, तो सवाल करते हैं हम। एक्चुअली मैंने ये बता दिया कि मैं इस सवाल को कराने जा रहा हूं, एक्चुअल में ये सीन होगा, इस टायर पे रिएक्शन लगेंगे, इस टायर पे, पर मैं ऐसे दिखाऊंगा। तो चलिए सवाल है एक्सरसाइज का 7.9, एक्सरसाइज का 7.9, एक कार है। अब कार 1800 किलो की है, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड बैक एक्सल इज 1.8 मीटर। एक कार ले लेते हैं, काश भगवान ने मुझे थोड़ी सी आर्ट दी होती, थोड़ी बड़ी बना रहा हूं मैं कार, ठीक है, क्योंकि डायग्राम में तो बड़ी कार अफोर्ड कर ही सकते हैं ना, ठीक है। वैसे तो चलिए ये, अब इसमें यही नहीं तो पता चला फ्रंट और बैक कौन से हैं, अरे मान लेना आप, ठीक है, इतना बड़ा दिल रखना। अब फ्रंट एक्सल बैक एक्सल इनके बीच की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है सवाल में दे रखी है कितनी, 1.8 मीटर, 1.8 मीटर, ओके। यानी ये दूरी समझना, नॉर्मल रिएक्शन यहां जनरेट हो रही होगी, एक नहीं एक्चुअली 2 का टोटल है, ये भी 2 का टोटल है, ध्यान रखना, ये नॉर्मल रिएक्शन यहां जनरेट हो रही होगी, और इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज, एक काम करते हैं इसको फ्रंट मान लेते हैं, है ना, क्योंकि मेरे डायग्राम के गंदे बनने की वजह से सिर्फ एफ लिख देता हूं फ्रंट, और इसको बैक मान लेता हूं, फ्रंट एफ फॉर फ्रंट, बी फॉर बैक, फ्रंट व्हील बैक व्हील, है ना। अब वो ये कह रहा है इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1.05 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सल, फ्रंट एक्सल से 1.05 यहां पर, यानी ये दूरी बेटा 1.05 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। पता है क्या इसका मतलब, वो ये कह रहा है कार का वजन है बीचों बीच मत मानना, यहां मानना कार का वजन, क्योंकि कार में यूनिफॉर्म बॉडी नहीं होती, क्योंकि कार में कहीं इंजन लगा होता है तो इंजन की टाइप वेट ज्यादा होगा कि नहीं, मतलब कार एक यूनिफॉर्म बॉडी नहीं है कि 1.8 मीटर के बीचों बीच सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो। तो ये सवाल ने खुद ही बता दिया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास बीचों बीच नहीं है, जो फ्रंट पॉइंट है उससे 1.05 मीटर की दूरी पर यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। एम की वैल्यू 1800 दे रखा है, तो इसको 1800 इंटू जी लिख दूं। तो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लेवल ग्राउंड ऑन ईच फ्रंट व्हील एंड ईच बैक व्हील, यानी हर फ्रंट व्हील, यानी हर फ्रंट व्हील पे कितना ग्राउंड ने फोर्स लगाया है और ग्राउंड ने बैक व्हील पे कितना लगाया है।
तो बेटा इस समय इस कार को यदि मैं सिस्टम मानूं, टेकिंग कार एज अ सिस्टम, टेकिंग कार एज सिस्टम, तो बताइए कार पर फिगर के अकॉर्डिंग कितनी फोर्स लग रही है? 3, N1, Mg और N2, ये 3 फोर्स लग रही है। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, बताना, क्योंकि कार चुपचाप खड़ी हुई है तो इसका मतलब पहली चीज सिग्मा एफ इक्वल टू 0 वाली फिजिक्स लगा दो। सिग्मा एफ दैट इज टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अब टोटल अपवर्ड फोर्स कितनी है? टोटल अपवर्ड फोर्स के नाम पर N1 प्लस N2 है और डाउनवर्ड फोर्स 1800 G है। एक इक्वेशन ये बन गई। अब थोड़ा स्पीड मेंटेन कर रहा हूं मैं। एक इक्वेशन ये बन गई क्योंकि एक N1 एक N2 1800 G। ठीक, दूसरी घूम भी तो नहीं रही कार थोड़ी नहीं घूम रही, खाई में थोड़ी नहीं गिर गई, घूमते हुए जा रही है वो। ठीक, तो टॉर्क इक्वल टू 0। तो बेटा इसमें मैं ओरिजिन एफ को मान लेता हूं। मैंने आपको बताया था ना एक सवाल में, देखो हमें निकालना N1 भी है, निकालना N2 भी है, तो बेटर होगा या तो एफ को या बी को, एफ को या बी को, किसी को एक ओरिजिन मानो, वो सस्ते में निपटोगे। तो टोटल, तो अगली इक्वेशन देखेंगे क्या, तो टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब इस सेंटेंस को जो कमी है वो पूरी करिए। वो कमी है किसको ओरिजिन मानने, अबाउट एफ। तो बुद्धि लगाइए, ठीक है, एफ को ओरिजिन मान लो, कार को ये मान लो, कार मैंने एफ पे पकड़ ली है, तो इसका टॉर्क कितना हो गया बोलो? 0। इसका टॉर्क तो एफ के अबाउट 0 हो गया। अब बताइए एमजी नीचे की ओर लग रही है, एमजी इसको ऐसे घुमाना चाह रही है, बोलो ये रॉड ऐसे मान लो, अच्छा ऐसे, कार को ऐसे मान लो, एमजी ये लग रही है ना, N1 ऐसे लग रहा है, हाँ, और N2 ऐसे लग रहा है, एफ और ये बी, इसका टॉर्क तो 0 हो ही गया। अब एमजी ऐसे घुमाना चाह रही है तो ऐसे घुमाएगी ना, बोलो तो ये कौन सा टॉर्क है? ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और ये कैसे घुमाना चाह रही है एफ के अबाउट? ऐसे, ये ऐसे घुमाना चाह रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रही है। तो इस सिस्टम पर 1 2 3 फोर्स थी, सॉरी ये क्लॉकवाइज घुमा रही है, सॉरी ये क्लॉकवाइज घुमा रही है। ठीक है, तो बेटा ये कार को मैंने एक रॉड मान लिया, इसको जहां से पकड़ा है वो ओरिजिन मान लिया, इस पे जो फोर्स लग रही है उसका तो राम नाम सत्य हो गया, खत्म, उसका टॉर्क तो खत्म। ठीक है, क्योंकि जिस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन खुद ओरिजिन से पास करे उसका टॉर्क 0। अब केवल mg का टॉर्क है ऐसे और N1 का टॉर्क है ऐसे, तो mg का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, उसका क्लॉकवाइज। तो बताइए N1 इंटू क्या लिखूं मैं, जल्दी बोलो, N1 इंटू एफ बी इक्वल टू, और mg इक्वल इंटू, क्योंकि 1800 है भाई, ये वाली फोर्स 1800 G है ना, देखो 1800 G इंटू एफ, ये पॉइंट का नाम क्या था, कुछ दे देता हूं, सी दे देता हूं, एफ सी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका, सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे, देखना समझ में आ गया। अब N1 हमें पता नहीं है, एफ बी कितना है 1.8 है, ये 1800 G, और एफ सी 1.05। प्लीज बेटा मदद करो, कैलकुलेटर ऑन करो। ये देखो N1 हो गया 1.1000 बार जाएगा, 1000 का इसमें 1050 G, N1 की वैल्यू 1050 G आ गई। सोचो, देखो, समझो, क्या बेटा? अरे क्यों, अभी वेट कर, अभी कौन सा मैंने आंसर कह दिया गलत, अभी क्यों उस सबको लग रहा है आंसर गलत है? अरे वेट एंड वॉच, अभी वेट एंड वॉच, अभी N1 हो गया, और इसलिए N2 कितना होगा बोलो? N2 होगा, N1 आपका 1000 तो 800 750 G। क्या इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई बोलो? इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब आंसर समझिएगा, मैंने तभी बताया था ये N1 पता है क्या चीज है? क्या है N1? जो पीछे 2 टायर थे उनका जोड़ के जो N1 दिखाया है। N2 क्या है? जो आगे जो 2 टायर थे उनका जो मिला के दिखा दिया है। तो ये तो दोनों, ये N1 दोनों टायरों का मिला के है, तो देयरफॉर सुनना, फोर्स ऑन ईच बैक व्हील
जल्दी बोलो, आपको डिवाइडेड बाई 2 भी तो करना पड़ेगा। मेरी बात समझिए, ये N1 क्या था, इन दोनों का टोटल मिला के मैंने यहां दिखा दिया था। तो ये दोनों टायरों का मिला के, दोनों टायरों के मिला के रिएक्शन लिया। सवाल ने पूछा है फोर्स ऑन ईच बैक व्हील, तो बैक एक्सल पे 1050 जी लग रही थी टोटल मिला के, तो एक व्हील पर लगेगी N1/2, तो 1050 G अपॉन 2, 1000 का आधा 525 जी। इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए कितना आ रहा है। ऐसे ही फोर्स ऑन ईच फ्रंट व्हील N2/2 आएगा, क्योंकि इधर जो टायर जो मैंने दिखाया नहीं है 2D और 3D के चक्कर में, दोनों का मिला के दिखा दिया है, तो 750 G अपॉन 2, 700 का आधा 350, 375 जी। करना बेटा मल्टीप्लाई, और आप बताइए आप आंसर आ रहा है कि नहीं। 9.8 हाँ 9.8 लीजिए, एग्जैक्टली आंसर मैच करना है तो कितना आ रहा है ये वाला 5 न्यूटन, और ये हाँ भूमिका ये तो हो गया, ये वाला बताओ, ये दूसरा 3675 न्यूटन, ठीक है। और बेटा यहां पर भी एक चीज देख सकते हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसके नजदीक है उस पर रिएक्शन ज्यादा आ रही है। देखो ये वाली ज्यादा आ रही है, ये कम आ रही है। क्या ये सवाल पल्ले पड़ा? देखो यदि जल्दी क्लास छूटना है तो जल्दी जल्दी हाँ भी बोलो, फिर मुझे आगे बढ़ना है। जो सवाल स्क्रीनशॉट लीजिए, आसान था सवाल। अब एक बार फ्लो बन गया ना तो आसान लगेंगे। अब एक इसके ऊपर वाला लेते हैं 7.8, चलो एक इसके ऊपर वाला लेते हैं, मिटा दो ना इसे, चलिए 7.8, चलो लेकिन चलो आज रात को नहीं आना, तो कल रात को तो ज्वाइन करनी है, ध्यान रखना 8:15 पे, ठीक है, कल रात को तो ज्वाइन करनी है। ये है 7.8। अब है एक्सरसाइज का एक पिछला वाला सवाल 7.8, ठीक है, थोड़ा सा खतरनाक सा दिख रहा है, दिखने दो खतरनाक, कर लेंगे हम। सवाल क्या कह रहा है कि एक नॉन यूनिफॉर्म बार है, नॉन यूनिफॉर्म बार, देखो वहां बेटा स्टिक रखी होंगी एक, देखो वो देखना उस मशीन पे, दोनों स्टिक दिखाना मुझे पीछे। एक नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल दिखाता हूँ, यही दोनों स्टिक जो है, हाँ दोनों, हाँ सुनो अब बताना, आपके सामने ये एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये कैसा है, ये यूनिफॉर्म बार है, लेकिन अब इसको गौर से देखो, ये वाली बार यदि दिख रही है तो बेटा ये मेरे दर्जी का काम भी करता हूँ साइड में मैं, जेब काटना तो सीख गया मैं, अब गला काटना सीख रहा हूं, मतलब दर्जी का काम भी कर रहा हूं साइड में। और इस वाली रॉड को देखो 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 गौर से, ये वाली रॉड दिख रही है आपको, ये हाँ ये मेरा दर्जी, हाँ मैं ये रॉड कहां से, साइड में बेटा दर्जी का काम भी करता हूँ ना। अभी क्या बोला, अभी मैं जेब काटना सीख रहा हूँ, फिर बाद में गला काटना भी सीखूंगा, ठीक है। चलिए फीस टाइम पे जमा कर देना, ध्यान देना, ठीक। हाँ चलिए 7.8, तो एक नॉन यूनिफॉर्म बार है। अब बताना जो नॉन यूनिफॉर्म बार होगी जो मैंने अभी दिखाई थी, ये बीच में फिर देखो मोटी हो गई है, तो क्या आप इसमें ये गारंटी लोगे कि सेंटर ऑफ मास बीचों बीच आएगा? इसमें कैसे गारंटी ले लेंगे भैया सेंटर ऑफ मास बीचों बीच आएगा? या ये थोड़ा और अजीब है, ये वाली, ये देखो, ठीक है। अब मैं यदि सेंटर ऑफ मास ढूंढने की ट्रिक बताऊं तो वही कि दोनों ऐसे करके घुमाइए, ये तो एग्जैक्टली बीच नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कहीं। चलो छोड़ो उस चीज को, सवाल करते हैं। तो एक नॉन यूनिफॉर्म बार है जिसका वेट W है, इज सस्पेंडेड एट रेस्ट, ओहो रेस्ट, मजे आ गए, इसका मतलब नेट फोर्स भी 0 और नेट टॉर्क भी 0, बाई 2 स्ट्रिंग्स, 2 स्ट्रिंग से लटका रखी है, नीचे में से फिगर दे रखा है, ऑफ नेग्लिजिबल वेट, रस्सी का वजन नहीं लेना, एज शोन इन फिगर, द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद वर्टिकल आर्क दिस एंड दिस, इज्जतली respectively, immediately the bar is 2 meter long, calculate the distance d of the center of gravity of the bar from the left end। देखिए ये रहा हमारे पास एक रॉड, सही है, नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, वैसे मैंने यूनिफॉर्म बना दी है, ऐसे कर देता हूं, ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है इसका, ठीक है, ये 2 मीटर की है, और क्योंकि उसने नॉन यूनिफॉर्म बोला है तो इसका मतलब हमें कोई हक नहीं है कि हम सेंटर ऑफ मास बीचों बीच माने इसका,
तो उसने ये बोला है कि हमें आप बता दीजिए कैलकुलेट द डी डिस्टेंस जहां पर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अच्छा, फिगर में क्या दे रखा है, एक रस्सी ऐसे और एक रस्सी ऐसे, ये दीवार दे रखी है। फिगर समझते हैं ना बेटा, ये फिगर समझ में आया? ये दो दीवारों से रस्सी लटका दी है, ठीक है। ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला आप गौर से देखो 90 माइनस थीटा है। हालांकि उसने थीटा की वैल्यू दी हुई है 36.9, देखना 36.9, और जो दूसरा दे रखा है वो 53.1 है। इसका जस्ट कंप्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल। ये थोड़ा देखना, ध्यान देना, ये दिया तो 50, मतलब 90 माइनस जो थीटा मैंने माना है ना, वो 53.1 दे रखा है। चलो, ये 2 मीटर रॉड दे रखी है। सवाल ये कह रहा है, ये रॉड, टेंशन मत लेना फिगर देख के, यहां पर इसका मान लो वेट है, एक्टिव वेट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये डी बता दीजिए, डी, ये डी डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बतानी है ना। अच्छा, ये कितनी हो गई फिर, 2 माइनस डी, नो डाउट, ये 2 माइनस डी हो गई। तो अब करते हैं सवाल। देखो, पहले यदि मैं रॉड को सिस्टम मानू, मैं इसी पे कर रहा हूं, तो रॉड पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं ढूंढो। रॉड पे एक तो वेट लग रहा होगा रॉड का, जो कि समवेयर एल्स, बीच में तो नहीं है ये। अब इसमें नॉर्मल रिएक्शन तो नहीं लग रही, पर रस्सियों की टेंशन तो लगेगी। ये टेंशन लगेगी, एक ये टेंशन लगेगी, रस्सी से कनेक्टेड है। इस रस्सी को मैं T1 मान लेता हूं, इस रस्सी को मैं T1 मान लेता हूं, इस रस्सी को T2 मान लेता हूं, ठीक है। एक काम करो, 1 मिनट, ये D2 माइनस डी बाद में दिखाऊंगा। ये रस्सी मैंने T1 मान ली, रस्सी नहीं, रस्सी में टेंशन, ये T2। अब ठीक है, अब क्या करेंगे, तो तुम्हें इस रॉड को गौर से देखो, इस रॉड पे ये डिस्टेंस यहां लिख देता हूं, डी है, नीचे लिख देता हूं, और ये कितनी है, 2 माइनस डी हो गई, और टोटल डिस्टेंस 2 थी इसलिए तो वो 2 माइनस डी हो गई, ठीक है। फिगर समझ में आ गया। अब बताना, वही मेरा मंत्र मेरा, कि इस रॉड पे 3 फोर्स लग रही है, W, T1, T2। अब कोई फोर्स इधर, कोई इधर, कोई ऐसे आड़े टेढ़ी तिरछी, तो हम कौन सी फिजिक्स इस्तेमाल करते हैं, फिर हम कंपोनेंट तोड़ने वाले को याद रखते हैं, हे कंपोनेंट देवता प्लीज हमारी मदद कर। तो इसके पैरेलल एक लाइन खींची मैंने, क्योंकि ये थीटा है तो फिर ये भाई साहब भी थीटा होंगे, बोलो। और इसके पैरेलल एक लाइन खींची मैंने, इसको 5 बोल देता हूं थोड़ी देर, क्योंकि यहां 90 माइनस 5 लिख देता हूं, ठीक है। बस यहां पे याद रखना कि हमारा थीटा प्लस 5 90 है। तो अब इस T1 को रिजॉल्व कर रहा हूं मैं, रिजॉल्विंग T1। तो इसका मतलब क्या, तो ये कंपोनेंट कितना होगा, जल्दी बोलो, T1 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, T1 sin थीटा। क्या बोल रहे हो, ठीक। ऐसे ही यहां पे भी लिख देता हूं, रिजॉल्विंग T2। तो T2 का ये कंपोनेंट कितना होगा, T2 cos 5, और ये T2 sin 5। तो बताइए, रिजॉल्व करने से पहले इस रॉड पे कितनी फोर्सेस थी, रिजॉल्व करने से पहले इसमें 3 फोर्स थी, W, T1, T2, ये 3 फोर्स थी। लेकिन रिजॉल्व करने के बाद W रह गई, इसके 2 कंपोनेंट रह गए, इसके 2 कंपोनेंट। अब T1, T2 नहीं देखनी है आपको, तो कुल मिला के हो गई 5 फोर्सेस हो गई। आइए, जो अब तक सवाल आज जिस पैटर्न और जिस फ्लो में किया उसी फ्लो में बता रहा हूं। बताइए, ये क्योंकि नेट फोर्स 0 है, तो पहले तो नेट फोर्स 0 की इक्वेशन लगा देते हैं। अब नेट फोर्स 0, इसमें थोड़ा सा एक लेवल क्या बढ़ गया, जब मैंने ये रॉड वाला आज बॉनी कराई थी सवाल, ये सवाल, तो इसमें सिर्फ ये सीन लग रहे थे, याद है नहीं याद, तो ऊपर लग रही थी, नीचे लग रही थी, ऊपर लग रही थी, नीचे लग रही थी, तो आपको सिर्फ एक ही चीज झेलनी पड़ी, टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड। लेकिन यहां अपवर्ड भी लग रही है, डाउनवर्ड भी लग रही है, और दाएं बाएं भी लग रही है इसमें। तो ऊपर इक्वल टू फोर्स नीचे, और उल्लंघ वाली फोर्स इक्वल टू पल्लंघ वाली फोर्स, बस इतना हो गया। तो बताना, सिंस F इक्वल टू 0 है, तो मुझे बताइए टोटल अपवर्ड फोर्स कितनी है, यहां T1 cos थीटा, ये थीटा है ध्यान रखना, प्लस
T2 cos phi ये बराबर होगा W के। टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। एंड इसी में एक इक्वेशन और बन रही है, टोटल लेफ्ट वाली फोर्स इक्वल टू टोटल डे, क्योंकि रॉड ऐसे ऐसे भी तो नहीं खिसक रही होगी ना रेस्ट पर, तो T1 sin थीटा इक्वल टू T2 sin phi। क्या अभी मैंने रोटेशनल इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन नहीं लिखी, अभी केवल सिग्मा एफ इक्वल टू 0 से जो इक्वेशन निकल रही है वो निकाली है। टोटल अपवर्ड इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड और टोटल दाएं इक्वल टू टोटल बाएं। जल्दी बोलो अपनी एग्रीमेंट दो कि ये समझ में आया यहां तक। अब अच्छा सवाल करोगे तो यार ये थोड़ी नहीं है, वही चीज चलती रहेंगी। अब आ जाइए, एक काम करते हैं, इस पॉइंट का नाम ए लिख देता हूं, इसका नाम बी लिख देता हूं, इसका नाम सी लिख देता हूं, ठीक है। अब दूसरा, सिंस सिग्मा टॉर्क इक्वल टू कितना है 0, तो फिर वही क्लॉकवाइज टॉर्क, टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। बोलो अब कौन सी लाइन मिसिंग है इसमें अभी? अबाउट, वो बताना तो पड़ेगा, वो आपकी चॉइस है। अबाउट अभी भर देंगे। अब मैं यहां पे आपको चॉइस नहीं दे रहा हूं, मैं यहां बी ले रहा हूं। बी क्यों ले रहा हूं ये मैं बताता हूं, क्योंकि डब्ल्यू मुझे, देखिए बी का लेने में एडवांटेज बताता हूं। तो अच्छा सवाल करते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा कि मेरा दिल इस बार धक धक बी के लिए क्यों किया। चलिए आराम से तसल्ली से बताइए डब्ल्यू का टॉर्क कितना होगा। अब ध्यान रखना ओरिजिन बी है, रॉड देखिए, देखो रॉड, एरी रॉड। अब इस पे 5 फोर्स है, दिखा दूं कंजनों के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। एक तो डब्ल्यू लग रहा है, एक ये लग रही है T1 sin थीटा, एक ये लग रही है T2 sin थीटा। अच्छा अभी 2 और रह गए, उनकी बात बाद में करूंगा। बताइए ये है बी, डब्ल्यू का टॉर्क कितना होगा 0, क्योंकि इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, जिस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ओरिजिन से पास करता हो उसका टॉर्क 0। सेम रीजन से इसका भी टॉर्क 0 हो गया बेटा, इसका भी टॉर्क 0, क्योंकि इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन देखिए ऐसे पास हो रही है, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन गौर से देखिए ऐसे जा रही है, इससे होके गुजर रही है कि नहीं। तो जिस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, और ऐसी इसका भी, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन भी ऐसे ले जाइए। देखो रॉड ये रही, ये रहा बी पॉइंट, ये रहा ये वाला फोर्स T1 sin थीटा। बताइए इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करूंगा मैं आगे पीछे, तो उससे पास हो गई नहीं होगी? तो बताना, नो डाउट इसमें 5 फोर्स है, लेकिन 5 में से 3 फोर्स का टॉर्क कितना हो चुका है 0। 5 में से, और इन तीनों का, एक डब्ल्यू का, एक T1 sin थीटा का और एक T2 sin थीटा का, बिकॉज दीज 3 फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो खुद ओरिजिन से पास कर गया। अब कौन सी 2 फोर्स बच रही है, कौन सी 2 फोर्स बच रही है? एक ये बच रही है और एक ये बच रही है। T1 cos थीटा बच रही है और एक T2 cos phi बच रही है। ये कौन सा पॉइंट बी। अब बताइए, तो टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क अबाउट बी इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज बी। ये ऐसे घुमाएगा, ये ऐसे घुमाएगा। बोलो ये वाली, अब वैसे ही समझाऊं क्या, ये रो, ये ऐसे, और ये इधर से जो लग रही है वो ऐसे घुमाएगा। तो बताइए इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, फोर्स इंटू T1 cos थीटा इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि ये d है, इक्वल टू फोर्स T2 cos phi इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 2 - d है। मेहनत का काम समझ यही था। अब बोलो समझ में आया कि नहीं? जो मेहनत का काम है वो ये है, ये हमें लगा तो सही कि 5 फोर्स है, 5 का लगाना पड़ेगा, लेकिन अच्छा हुआ इस सवाल में कि 5 में से 3 का टॉर्क 0 हो गया। अब आप समझ सकते हो कि मैंने बी को क्यों ओरिजिन माना, क्योंकि 5 में से 3 खत्म हो गई, और डब्ल्यू भी खत्म हो गया, क्योंकि डब्ल्यू हमारे संज्ञान में नहीं था। डब्ल्यू तो निकाल, क्योंकि डब्ल्यू की वैल्यू नहीं बताती हमें, वो घर पे करना। अब घर पे करना कि यदि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैं यदि ये मान लेता ओरिजिन, ये मान लेता, तो घर पे करिएगा, अपनी आप इन दिक्कतों को जब फेस करोगे तो समझ जाओगे। इसलिए अब प्रैक्टिस करने से आएगा, केवल मेरे बताने से नहीं आएगा। तो अब बेटा मैं देखो मेरे ना, अब जब सवाल करोगे तो इस इक्वेशन को मैंने आपके सामने दिखा जरूर दिया, पर इसके बिना भी काम हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 2
या 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूं, 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 यानी ये T1 cos थीटा इंटू डी, T2 cos फाइव 2 माइनस डी, और इसको डिवाइड किससे कर रहा हूं मैं, इससे। तो इसके नीचे टी, अब मेरी नियत बताता हूं कि मेरी नियत डिवाइड करने की क्यों थी, क्योंकि T1 T2 T2 भी कट गए, क्योंकि मुझे T1 T2 की वैल्यू भी नहीं पता थी। तो कॉस साइन कॉट थीटा इंटू डी, और ये कॉट फाइव इंटू 2 माइनस डी। अब एक काम करो, वैसे तो मेरी तरफ से सवाल ओके हो गया, लेकिन आपकी कैलकुलेशन करने के लिए मैं भी थोड़ा सा आसान करने के लिए कुछ चीजें मदद कर दूं, क्योंकि थीटा आपको दे रखा है, फाई आपको दे रखा है, डी निकालना है, तो कायदे से तो छोड़ सकता हूं ना आपके सवाल, लेकिन फिर भी एक इसमें स्मार्टनेस ऐड करोगे ना तो हो जाएगा काम। वो ये कि देखिए एक काम करो, आपको एक बात बता दूं, जिसमें ये 36.9 होता है ना ये एंगल, उसमें ये 3 ये 4, एक बात बताई थी मैंने, एक बात बताई थी कि जिसमें एक ये बात बताई थी मैंने कि जो 3, 4, 5 वाला ट्राइंगल होता है वो 36.9 एंगल होता है, और ये 36.9 होगा तो ये कितना होगा 53.1। तो बताइए यही कि यही कॉट 36.9 की वैल्यू कितनी होगी, बोलो कॉट 4/3, सोचो होगी कि नहीं होगी। बेटा अब मेरा काम जो समझाने का है, मैं बिल्कुल कॉपी पेन पकड़ के नहीं बता सकता। ये 36.9 है, थीटा माने 36.9, और आपसे मैं कहूं यदि इस एंगल को लेके चल रहे हो तो ये बेस है, इस एंगल को कंसीडर कर रहे हो तो ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो कॉट होता है tan का उल्टा, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इक्वल टू, अब कॉट फाइव, यानी अब आपको ट्राइंगल को ये देखना है, तो ध्यान रखना यदि ये कॉट फाइव ले रहे हो तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, तो बेस अपॉन, तो ये आएगा यहां 3/4 और ये 2 माइनस डी। देखना सही लिखा मैंने गलत, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या को कट जाएगा 4 से 4, चलो इसे सॉल्व करो, आपको दे रहा हूं सॉल्व करो इसे, चलो। तो भूमिका का आ गया बिल्कुल ठीक 0.72 मीटर, जैसे सेंटीमीटर में करोगे तो 72 सेंटीमीटर। जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर मैं इसमें एक चीज और बता देता हूं, अब नहीं है कठिन ये सवाल, एक बार फ्लो बन गया तो नहीं थे कठिन, ठीक। अब एक चीज और बताता हूं आपको, इसमें पता है यहां पर एक काम कर सकते थे आप, देखिए कॉट थीटा इंटू डी, इसको कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं या नहीं, क्योंकि थीटा प्लस फाइव है तो 90, तो इसको कॉट थीटा लिख दूं, इसको डी लिख दूं, ये हो जाएगा tan थीटा, ये हो गया 2 माइनस डी, इसको इधर ले आओ, इसको इधर लाओ, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 माइनस डी अपॉन डी। अभी बताता हूं देखो कितना इजी हो जाएगा, जरूरी नहीं था, कॉट स्क्वायर थीटा अलग अलग 2 अपॉन डी -1, 1 को इधर ले आओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 अपॉन डी, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 अपॉन डी, तो डी इक्वल टू हो गया 2 अपॉन यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा। बस इतना सॉल्व करना था। अब बताइए इसमें थीटा ये है तो साइन थीटा होगा 2, साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5, उसका स्क्वायर है तो 9/25, 18/25। यही आ रही थी ना कैलकुलेशन, यही कैलकुलेशन आ रही थी ना, और ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 100 हो जाएगा, 2 36 नहीं 72/100 ठीक है, कोई नहीं, जो चीज मुझ पे आती है वो तो सिखा ही सकता हूँ ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। अच्छा इसमें वो बाई चांस आइडेंटिटी बन गई इसलिए इजी हो गया, नहीं तो वो भी ठीक था, गलत थोड़ी नहीं था, वो आइडेंटिटी नहीं बनती तो फिर लंबा ही चला जाता ये भी। चलिए एक और सवाल लेते हैं। अच्छा सीरियसली लास्ट सवाल कर देता हूँ उसको, नहीं और एक होमवर्क में दे दूंगा उस होमवर्क, ठीक है। देखो मैं अभी बता देता हूँ होमवर्क में कौन सा है, और आज का लास्ट सवाल होमवर्क में है एक्सरसाइज का 22वां सवाल, एक्सरसाइज का 7.22, हाँ एडिशनल का करके देखना, ट्राई मारना। फिलहाल मैं एक एग्जाम्पल का करा रहा हूं, पेज नंबर 162 पे वापस आइए, पेज 162 पर वापस आइए, है ना। इसमें एक सवाल है एग्जाम्पल 7.9, फटाफट कराऊंगा इसको भी, एग्जाम्पल 7.9।
वो ये कह रहा है एक 3 मीटर लंबी लैडर है, देखो ये दीवार है, ठीक है, ये फ्लोर है, उस पर एक लैडर नसैनी ऐसे रखी हुई है, लैडर है बेटा, जहां तक इस मीटिंग में खत्म कर दूंगा मैं इसको, 3 मीटर की ये लैडर है लंबी। अब मैंने एक दिन एक बात बताई थी कि यदि मान लो ये दीवार है और जैसे, अच्छा फिलहाल ऋतुराज सर यूं खड़े हुए हैं, सिर्फ खड़े हुए हैं, तो एक तो ऋतुराज सर का एमजी लग रहा होगा और एक इसपे फ्लोर जो रिएक्शन दे रहा होगा वो लग रहा होगा, यही तो फोर्स होंगी। लेकिन यदि ऋतुराज सर ऐसे स्टाइल में खड़े हो जाए ऐसे, तो फ्लोर भी दे रहा है और ये भी दे रहेगा, तो ये दीवार भी देगी और ये भी देगा। तो अब सुनना, क्योंकि ये लैडर इस दीवार से टिकी हुई है तो इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा। अच्छा इसको मैंने एक मिनट, इसमें कुछ कैलकुलेशन, N1 और ये N2, समझ गए या नहीं समझ गए? दीवार अपने नॉर्मल रिएक्शन दे रही होगी, फ्लोर अपना नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा, दीवार अपना और ये फ्लोर अपना नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा। दीवार फ्रिक्शनलेस है इस सवाल में, ठीक है, फ्रिक्शनलेस, लेकिन जो फ्लोर है उसमें फ्रिक्शन है, तो बताना। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लैडर है वो रेस्ट पर है, तो पक्का इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। अब इधर क्यों लग रहा होगा बोलो फ्रिक्शन? क्योंकि फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द रिलेटिव स्लिपिंग, क्योंकि लैडर की जो नेचुरल टेंडेंसी होगी स्लिप होने की उधर होगी, लेकिन उस स्लिप को रोक रहा है तो ये फ्रिक्शन होगा। एक फोर्स और होगा इस पे, 20 किलो की है ये, और यूनिफॉर्म है तो 20 किलो बीचों बीच लग रहा होगा ना, ये 20 kg यानी 20 G। ये है फिगर, एक लैडर है, उसका वजन उसके बीचों बीच लग रहा होगा, यूनिफॉर्म है, जब नीचे टिक रही है तो नीचे नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर टिक रही है ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, इधर फ्रिक्शन था तो वो इधर फ्रिक्शन था तो इसलिए इधर लग रहा है, उधर फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं दिखाएंगे इसमें इधर वाले एंड पे। तो उसने ये पूछा है फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस ऑफ द वॉल एंड द फ्लोर, ये जो रिएक्शन फोर्सेस है ना ये निकालनी है हमको। तो करें सवाल। अब इसमें ध्यान रखना ऊपर नीचे, मैं डायरेक्ट बताता हूं, तमीज से आप अपने आप कर लेना, बताना, क्योंकि रॉड रेस्ट पर है तो सिग्मा एफ इक्वल टू 0 वाली फिजिक्स लगा रहा हूं। अपवर्ड फोर्स है N2, डाउनवर्ड है 20 G। एंड क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? आराम से तसल्ली से सोच लो, अपवर्ड फोर्स ये रही, डाउनवर्ड फोर्स ये रही। आप सोच रहे होगे ये और ये क्यों नहीं ले रहे, ये तो लेफ्ट राइट में ना, तो अपवर्ड फोर्स N2 और डाउनवर्ड फोर्स 20 G। अच्छा ये 3 मीटर है और ये 1 मीटर दे रखा है, उसने दे रखा है कि 1 मीटर की दूरी पर ये, तो बताना यदि ये तीनों और ये एक हो तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना निकलेगा बोलो? ये 3, ये 1, मन में सॉल्व कर लो, 2√2 मीटर आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ये। अब मुझे बताइए टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, N2 इक्वल टू 20 G, और ये वाली फोर्स उल्लंघ वाली पल्लंघ वाली, मतलब ये वाली जो फोर्स है वो लैडर को इधर खिसका रही है और ये वाली इधर, तो N1 किसके बराबर है? F के। मतलब लैडर को आप ऐसे समझो, फ्री बॉडी डायग्राम, इस पर एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर लग रही है, नहीं लग रही? ये वाली है F और ये वाली है N1, तो ये इसके बराबर होगी, और इसी लैडर पर एक ये लग रही है एक ये लग रही है, ये इसके बराबर होगी। तो दो इक्वेशन मुझे यहां मिल गई, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम, 20 इंटू 9.8 करेंगे, 20 इंटू 9.8 करेंगे तो 196 न्यूटन आ रहा है, ये तो 196 न्यूटन आ गया, यानी N2 तो कैलकुलेट हो गया। अब एक काम करते हैं, इस पॉइंट को मैं, कौन सा पॉइंट दे रखा है ये? ABC, ठीक है, ये लास्ट सवाल है बेटा, ठीक है थोड़ा। अब मैं इसमें दूसरी इक्वेशन लगा रहा हूं टॉर्क वाली, सिग्मा टॉर्क इक्वल टू 0, तो टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और इसमें मैंने ओरिजिन ले लिया A। अब सोचना क्यों लिया है, क्योंकि A पर ना दो फोर्स है, दोनों फोर्स ध्वस्त हो जाएंगी, दोनों फोर्स ध्वस्त हो जाएंगी, क्योंकि जिस पॉइंट को लेते हो उस पॉइंट पे लगने वाली फोर्सेस का टॉर्क 0 हो जाता है, तो इन दो फोर्सों का टॉर्क A के अबाउट हो गया 0, क्योंकि इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन भी A से पास हो रहा है और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन भी A से पास हो रहा है। अब रह गई सिर्फ ये और ये फोर्स, तो फील करिए यदि ये रॉड ऐसे है, ये पॉइंट A ऐसे है, तो ये वाली जो 20 G है, ये इसको बताना, रॉड को ऐसे मान लीजिए तिरछा, और ये फोर्स ऐसे लग रही है, तो ये कैसे घुमाना चाह रही है?
ऐसे घुमाना चाह रही है, और ये जो फोर्स इधर लग रही है ये इसको ऐसे घुमाना चाह रही है। बोलो, तो ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के खाते में लिख दूंगा 20G इंटू क्या, वो आप बताइए। और ये क्या है, N1 इंटू क्या, अब बताइए बताइए बताइए। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए ये री फोर्स, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, तो ये री लाइन ऑफ एक्शन इसकी ध्यान रखना। ओरिजिन ये है, तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस चाहिए होगी आपको, ये समझ गए कि नहीं। ये री लाइन ऑफ एक्शन, तो आपको फोर्स तो ये रही 20G, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन से लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये 1 मीटर, तो ये 0.5 है। अब ये 0.5 क्यों है सोचो, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर लीजिए, बताना ये लैडर का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन जो इसके पैरेलल जा रही है तो वो इसको भी मिड पॉइंट पे काटेगी ना, तो ये टोटल 1 मीटर, तो ये 0.5 हो गया, इनटू इक्वल टू N1 का लाइन ऑफ एक्शन ये है बेटा, ये है लाइन ऑफ एक्शन। तो बताइए ओरिजिन ये है, N1 का लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए होगी बेटा, ये और ये डिस्टेंस और ये बराबर होगी ना। समझिए, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, उसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होगी जो कि 2√2 है। तो जब आप इसको देखो, ये भी पता है, ये भी पता है, 2√2 भी पता है, तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो N1 आएगा, सॉल्व होके कर लीजिएगा, 34.6 न्यूटन आएगा। और क्योंकि N1 और F बराबर है, N1 और F बराबर है, तो N1 34, तो देयरफॉर हमारा फ्रिक्शन भी 34.6 न्यूटन ही होगा। तो अब बताइए, मुझे ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, ज्यादा से ज्यादा एक चीज और उन्होंने एक्स्ट्रा कर रखी है, पर वो पूछा नहीं था, लेकिन मैं बता देता हूं क्या कर रखा है। ये जो लैडर है ना, लैडर ये वाला एंड, इस वाले पॉइंट पर एक तो फ्रिक्शन लग रही है और एक ये वाली फोर्स लग रही है N2, है ना। इस वैल्यू, इसकी वैल्यू है 34.6 न्यूटन, और इस N2 की वैल्यू कितनी है, N2 कहां गया, वो 196 न्यूटन है। ये क्या चीज है, कांटेक्ट फोर्स। ये क्या चीज है, कांटेक्ट फोर्स। ये फ्रिक्शन के रूप में या नॉर्मल रिएक्शन के रूप में, तो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स ऐसी निकलेगी ना, ये रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स है, ये निकाल दी एनसीईआरटी ने। अब रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स बताइए आर कैसे निकलेगी, क्योंकि ये बीच में टोटल एंगल 90 है, तो N2 स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, खत्म। फॉर्मूला वैसे पूरा लगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, पर यदि राइट एंगल कोई ज्योमेट्री लग रही हो तो लगा देना चाहिए। तो N2 स्क्वायर ये 196 है, उसका स्क्वायर, और ये कितना है 34.6 का स्क्वायर, ये सॉल्व करोगे तो 199 न्यूटन। ये बस इतना सवाल था, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कुछ चीजें यदि आप प्रैक्टिस वीडियोस दोबारा देख लेना, फ्लो में आ जाएगा।